हो रहा है 2 मिनट। वी आर लाइव साथियों। So yeah, Tanmay, we can start. Tanmay, possible to turn on your video, please, so that we know what's exactly. Try without your mic, maybe, like just unplug your earphones. Can you hear me? Yes, yes. Yeah, please start. Yeah. Okay. Sorry about that. Anyway, सभी साथियों को जय भीम, सतरंगी सलाम, इनकलाब जिंदाबाद। सभी को स्वागत है युवा संवाद की इस पहली सेशन में, ऑनलाइन युवा संवाद की इस पहली सेशन में। ज्यादा समय ना लेते हुए हम बस इस कार्यक्रम का शुरुआत फादर स्टैन स्वामी को याद करते हुए करना चाहते हैं। Father Stan Swami, who is an 83-year-old gentle Jesuit priest who stood with the most marginalized of this country, who was arbitrarily arrested under the UAPA in October 2020 and was recently institutionally murdered by the state. We start this online Yuva Samvad series by remembering him and his youthful spirit, taking inspiration from him, उनकी विनम्रता से, उनकी संघर्ष से, उनकी हिम्मत से प्रेरणा लेते हुए हम इस कार्यक्रम को शुरू करना चाहते हैं। और हम सब as we all grapple with our grief, I guess one thing that I want to say is something that our comrade Mahesh, who's also in jail in the bizarre Bhima Koregaon case, something that he would always say whenever we lost a comrade, and that's in memory of Father Stan and in memory of many more like him who had lost their lives to this carceral state, this cruel state. We pledge not just a moment of silence, but a lifetime of struggle. तो फादर स्टैन और उनके तरह तमाम साथियों के लिए हम बोलते हैं कि हम सिर्फ दो पल की मौन नहीं, लेकिन एक जिंदगी भर का संघर्ष करेंगे। तो इसी बात से हम चाहेंगे कि सिराज भाई जो आज की सत्र का संचालन कर रहे हैं वो टेक ओवर कर ले। सिराज एक युवा कार्यकर्ता है जो झारखंड में बेस्ड है। वो अलग अलग जन अभियान और मुद्दों से जुड़े हुए रहे हैं। राइट टू फूड और राइट टू वर्क कैंपेन से भी जुड़े हैं। झारखंड जन अधिकार महासभा जो एक एक्टिव कोलिशन है अलग अलग प्रगतिशील ग्रुप्स और व्यक्तियों की झारखंड में, उससे भी जुड़े हैं। तो सिराज भाई अगर आप टेक ओवर कर सकते हैं तो बहुत बढ़िया रहेगा। थैंक यू। सिराज भाई, we'll just start screen share एक वीडियो फादर स्टैन स्वामी को रिमेम्बरेंस।
सभी साथियों को जोहार। सबसे पहले ये काफी सुंदर वीडियो जिस साथी ने भी बनाया हो उनको जिंदाबाद। तो मेरी आवाज जा रही है ना जी? तो आज शुरू करने से पहले जैसे तन्मय ने बहुत अच्छे से स्टैन की बातों से शुरू की और आज हम झारखंड में रांची में बेस्ड और आज रांची में एक बहुत अच्छा एक कार्यक्रम रहा जिसमें स्टैन की स्मृति और आगे का संकल्प एवं जो भी हुआ उसका प्रतिवाद करने के लिए विभिन्न संगठनों से लोग आए और बगीचा में ही किया गया। और उससे समझ में आता है कि 50 साल से स्टैन को जानने वाले साथियों से लेकर शायद 2 साल से जानने वाले साथी तक आए और किसके लिए स्टैन की भूमिका और महत्व क्या था वो काफी अच्छे समझ में आया। तो स्टैन सबसे पहले आज चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले स्टैन के मामले से शायद ये समझ में आता है कि आज हम सब कहाँ खड़े हैं। जो पिछले 2 साल में 3 साल में स्टैन के केस के साथ हुआ और स्टैन के साथ हुआ, ये शायद दर्शाता है कि आज हम कहाँ खड़े हैं। एक छोटी सी अगर संक्षिप्त में बात रखें तो वो जिस मामले में फंसाए गए, भीमा कोरेगांव मामला, कहीं ना कहीं ये स्पष्ट दर्शाया कि किस प्रकार स्टैन एवं अन्य साथी जो आदिवासी दलित मुद्दों पे काम करते हैं उन्हें फर्जी तरीके से एक मामले में फंसाया गया जिससे शायद उनका किसी तरह का दूर दूर तक लेना देना नहीं था और ऐसी एक कहानी रची गई और उस कहानी में कहीं ना कहीं ये कोशिश की गई कि ये जितने साथी हैं उनको लगातार विभिन्न तरीकों से परेशान किया जाए और एक बाकी समाज में एक सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा एक मैसेज देने की कोशिश की गई कि जन मुद्दों के सवाल नहीं उठाने हैं और सरकार की जन विरोधी नीतियों का विरोध नहीं करना है। और इस कोशिश में जो एक हथियार उन्होंने अपनाया, कई सारे हथियार सरकार ने अपनाया, जिसमें एक था कि ये जो दमनकारी कानून कई सारे हैं जिसमें एक यूएपीए है जिसका इस्तेमाल इस केस में बहुत स्पष्ट रूप से सामने दिखता है और ये हम लोग आगे चर्चा करेंगे। तो ये एक उदाहरण है लेकिन ये दर्शाता है कि पिछले कुछ सालों में किस प्रकार हमारे देश में कहीं ना कहीं दमन बढ़ा है, कहीं ना कहीं अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला बढ़ा है, विभिन्न संवैधानिक अधिकारों पर हमला बढ़ा है। और ये शायद कोई एक राज्य या एक कोने की बात नहीं है, कहीं ना कहीं हर जगह से कुछ ना कुछ रोज न रोज होते हुए आ रहा है और अब ये चारों तरफ बढ़ते हुए दिख रहा है, चाहे सामाजिक कार्यकर्ता हो या बुद्धिजीवी हो, लेखक हो, वकील हो, पत्रकार हो, छात्र हो, पढ़ाने वाले प्रोफेसर्स हो, तो जो भी शायद लोगों के अधिकारों के लिए संघर्ष करते हैं, जन विरोधी नीतियों का विरोध करते आए हैं, खासकर केंद्र सरकार का, भाजपा का, उनको विभिन्न तरीके से परेशान किया जा रहा है, टारगेट किया जा रहा है। इस परिस्थिति में आज हम हैं एवं एक इसका उदाहरण भीमा कोरेगांव मामला है जिस पर आगे चर्चा करेंगे। दूसरा उदाहरण इसी प्रकार का है, भीमा कोरेगांव में जो खास करके दिखा, जो साथी आदिवासी दलित मुद्दों पर संघर्षरत रहे हैं और उनको जो मदद करने वाले साथी रहे उनको टारगेट किया गया, इस पे हम लोग और आगे बात करेंगे। और दूसरा जो रहा कि एक और उदाहरण कि एक केंद्र सरकार कई सारे असंवैधानिक एवं दमनकारी नीतियों को लाई, जिसमें एक जो रहा कि नागरिकता संशोधन कानून CANRC उन्होंने लाया और जिस प्रकार लाया वो तो अपने में ही अलोकतांत्रिक रहा। उसके विरोध में जो लोकतांत्रिक तरीके से शांतिपूर्ण प्रदर्शन पूरे देश में हुआ और इसका और दिल्ली में खास करके शुरुआत हुई और वहां दिखा, लेकिन उसके बाद फिर जैसा हमने देखा कि फरवरी में किस प्रकार से दिल्ली में सरकार प्रायोजित हिंसा हुई और मुख्यतः मुसलमान समाज को टारगेट किया गया एवं उसके बाद उसका इस्तेमाल करके फिर से भीमा कोरेगांव केस में जिस प्रकार एक फर्जी कहानी रची गई और लोगों को फंसाया गया, उसमें भी फिर से फर्जी कहानी रची गई, कानूनी रूप से लोगों को फंसाया गया, इसमें भी इस्तेमाल यूएपीए का दिखता है। तो ये दोनों मामले और भी कई सारे हैं, अगर आप देश में देखें, चाहे उत्तर प्रदेश हो चाहे अन्य जगह हो, यूएपीए का इस्तेमाल विभिन्न तरीकों से बढ़ते हुए दिख रहा है और ये इस परिस्थिति में हम आज हैं।
अब इस चर्चा और ये जो बढ़ा है, इसमें हर वर्ग, हर किस्म के साथी, हर उम्र के साथी इसमें फंसे हैं, इसमें उनको परेशान किया गया है, इसमें उनको टारगेट किया गया है, चाहे युवा हो, चाहे अन्य उम्र के साथी हो, महिला हो, पुरुष हो। तो आज की चर्चा हम खास करके इन कानूनों का क्या असर होता है और किस प्रकार युवाओं को टारगेट किया जा रहा है, इस पे हम रखेंगे। तो इस चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग के साथ आज 3 साथी हैं। हम सभी बहुत अच्छे से तीनों साथी को जानते हैं, उनके विषय में सुने हैं। तो सबसे पहली साथी जो है मायशा हैं, जो भिलाई में छत्तीसगढ़ में रहती हैं और साथी सुधा भारद्वाज की बेटी हैं वो। एवं सुधा को शायद सब जानते हैं, वो ट्रेड यूनियन से जुड़ी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। एवं मायशा लगातार सुधा के रिलीज के लिए एवं साथ ही भीमा कोरेगांव में फंसे अन्य साथियों को के रिलीज में के लिए वो उस कैंपेन से जुड़ी हैं, मदद कर रही हैं। दूसरी साथी नताशा नरवाल है और शायद हम सभी पिछले कई महीनों से देखे हैं कि कैसे उनको परेशान किया गया। वे रोहतक से हैं, हरियाणा से, एवं वे अभी पीएचडी कर रही हैं जेएनयू से। वे पिंजरा तोड़ से जुड़ी हुई है और खास करके उन्होंने ये जो सीएए के विरुद्ध जो प्रोटेस्ट हुआ उसमें काफी एक अहम भूमिका निभाई। एवं उन्हें भी किस प्रकार फंसाया गया ये हम सब ने देखा है और अभी उन्हें बेल मिला है। और शायद जिस प्रकार आज हमने स्टैन को खोया और ये शायद एक सबके लिए कलेक्टिव लॉस है, तो कुछ महीने पहले हम सब कॉमरेड महावीर को खोए थे और ये सिर्फ शायद उनका लॉस नहीं है, कलेक्टिव लॉस है। और इस दौरान और उनके साथ जो घटी वो शायद सब देखे हैं पर्सनली, किस प्रकार उनके साथ अन्याय हुआ। और तीसरे हमारे साथी है निहाल सिंह राठौर सॉरी, और ये वकील है, नागपुर बेंच में है एवं भीमा कोरेगांव मामले में शुरू से ये जुड़े हुए हैं। इस पे हम लोग आगे बात करेंगे। चर्चा को आगे ले जाने के लिए ये तीनों साथी हैं हमारे, और हम लोग चर्चा को हिंदी और इंग्लिश दोनों में करेंगे। तो जैसा जिस साथी को जिस प्रकार से सहूलियत हो। तो आगे जाने से पहले मैं तीनों साथियों से यही अनुरोध करूंगा कि ये चर्चा जो है कहीं ना कहीं इन मुद्दों से, इन दमनकारी कानूनों से तीनों साथी किसी ना किसी रूप से या तो प्रभावित है या जुड़े हुए हैं। तो अगर और काफी नजदीक से उन्होंने देखा है, तो आज इस चर्चा में वे अपने अनुभव को जिस रूप से वो साझा करना चाहे, जितना साझा करना चाहे, ये उनके ऊपर है। और तो चूंकि समय हमारे पास लिमिटेड है, तो चर्चा के लिए हम 1-2 सवाल थोड़ा सा चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए करेंगे। लेकिन अगर साथियों को लगे कि शायद वो उस मुद्दे पे नहीं, उस सवाल पे नहीं, कुछ और सवाल पे अपने इसी मुद्दे से जुड़े हुए पर बात रखना चाहते हैं, वो बिल्कुल रखें। तो मैं शुरू करना चाहूंगा नताशा से, और मैं चाहूंगा कि अगर वे इस पर रखे कि अभी जो लगातार विभिन्न तरीकों से संवैधानिक अधिकारों पर, लोकतांत्रिक अधिकारों पे जो हमला हो रहा है, उसमें उनके आसपास किस प्रकार वो देख रही हैं कि युवा इन सवालों को उठा रहे हैं, एवं उनके आसपास कैसे ये दमनकारी कानूनों को का इस्तेमाल हो रहा है युवाओं को टारगेट करने के लिए। और चूंकि समय लिमिटेड है, तो प्रत्येक साथी 5 से 7 मिनट में कोशिश करे बात रखने की, और हम लोग कोशिश करेंगे 2 सत्र में बात हो, एवं आखिरी में 15-20 मिनट जैसा अगर हम लोग कई सवालें आएंगी उसको लेंगे। नताशा जी। जी शुक्रिया सिराज, और शुक्रिया बाकी सब साथियों का मुझे यहाँ बुलाने का, और सबको मेरा सलाम। और जिस तरीके से ये मीटिंग शुरू हुई फादर स्टैन को याद करते हुए, तो उस पे आपने बहुत खूबसूरती से सारी बातें कह दी हैं। फिर भी मैं बस अपनी तरफ से यही कहना चाहूंगी कि जिस तरीके से तन्मय ने बोला कि उनकी याद में हम उनकी जो है मौत को बहुत दुख के साथ
मतलब हम सबके लिए आई थिंक ये बहुत ही एक ऐसी घड़ी है, इसके साथ जूझना थोड़ा मुश्किल है, मगर उसके साथ साथ ये जो लड़ाई है संघर्षों की, उसको हमें और ज्यादा मजबूत करने के लिए अपने सारे एफर्ट्स और अपने सारे मतलब जो जिंदगियां सबकी बिखरी हुई हैं उनको संभालते हुए, एक दूसरे को संभालते हुए अपने संघर्षों को मजबूत करना है और उसको आगे लेके जाना है। ये हमें रिजॉल्व और ज्यादा पक्का करने की जरूरत है और इससे बहुत ज्यादा काम और पहल की जरूरत है। तो आई थिंक वो सबको हमें एक उनका उनके याद में उनके संघर्षों को और हम सबके संघर्षों को आगे लेके जाएंगे, ये प्रण हमें लेना चाहिए और इसी के साथ हमें आगे बढ़ना है। और यूएपीए की जहां तक बात है, जिस तरीके से साथी सिराज ने भूमिका दी कि ये एक हिस्ट्री से आता है, जो एक्स्ट्रॉर्डिनरी लॉज जिनको हम कहते हैं, स्पेशल लॉज, जो कि मतलब जो कॉलोनियल टाइम्स है उससे चलता आ रहा है और उसका पर्पस उस समय पे भी यही था कि किस तरीके से जो लोग मतलब डिसेंट कर रहे हैं या विरोध कर रहे हैं, अपने हकों के लिए लड़ाई कर रहे हैं, उसको दबाने के लिए स्टेट के पास स्पेशल पावर्स हो, एक्स्ट्रॉर्डिनरी पावर्स हो। तो उसी लेगेसी से ये सारे लॉज, यूएपीए हो, आफ्स्पा हो, या फिर जो पहले टाडा कोटा इस तरीके के कानून थे वो आते हैं और इसका नेचर हमें उससे समझना पड़ेगा और उसको उस हिस्ट्री में प्लेस करके देखना पड़ेगा कि जैसे आज के कॉन्टेक्स्ट में हाँ बहुत ज्यादा दमन के जो साधन है उसकी तरह यूज किया गया है यूएपीए को, और भी तरीके के लॉज से या और भी तरीकों से रिप्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है, इंटेंसिफाई हो गया है। मगर एक ये हिस्टोरिकली इसको चार्ट करके देखना चाहिए, इस लेगेसी में देखना चाहिए कि ये सिर्फ इस सरकार की बात नहीं है। इस तरीके के लॉज का हिस्ट्री ही यही है कि वो इसी तरीके से यूज किया जाता है अलग अलग सरकारों द्वारा। और अभी इसका जो इतना अटेंशन है, जिस तरीके से खासकर जिस केस में मैं और मेरे बाकी कुछ साथ मतलब बाकी बहुत साथी अभी भी जेल में हैं और भीमा कोरेगांव का केस है, तो कुछ ये हाईलाइटेड केस हैं जिससे कॉन्वर्सेशंस खुली हैं और ये एक अच्छी बात है कि ये कॉन्वर्सेशंस आज हो रही हैं, मगर उसके साथ साथ हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि इसका वाइड स्प्रेड यूज जो बाकी अलग अलग राज्यों में अलग अलग जगहों पे काफी समय से हो रहा है, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट हो, महाराष्ट्र हो, कश्मीर हो, तो किस तरीके से मतलब इसका एक बहुत वाइड स्प्रेड यूज की बहुत एक लंबी हिस्ट्री है उन लोगों के लिए जो भी अपने हकों के लिए आवाज उठाते हैं, जल जंगल जमीन के लिए आवाज उठाते हैं या उनके साथ जो उस संघर्षों में खड़े होते हैं। फादर स्टैन का खुद का काम भी अगर आप देखेंगे, अगर हम सब जानते ही हैं कि किस तरीके से जो आदिवासी लोग जो अपने जल जंगल जमीन के लिए संघर्ष करते हैं, उनको अलग अलग चार्जेस में अलग अलग फ्रेम्स उसमें केसेस में डालकर माओवादी घोषित करके अंदर बहुत लंबे लंबे समय के लिए अंदर रखा जाता है। तो ये पूरा एक उस हिस्ट्री में मुझे लगता है ये देखना चाहिए। और यूएपीए खासकर की अगर बात करें तो उसमें सबसे बड़ा जो आई थिंक ये है कि वो स्टेट को और पुलिस को इतना पावर देता है कि आपका ट्रायल खत्म तो दूर की बात है, शुरू होने से पहले भी आपको इतना लंबा समय तक डिटेंशन में रखा जा सकता है और मतलब बेल मिलना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है जो उसकी प्रोविजंस है उसके अंदर। तो मैं और मेरे साथी देवांगना और आसिफ को जो 13 महीने बाद इसमें बेल मिला है, ये एक्चुअली 13 महीने सुन के काफी लगता है, मगर ये एक्चुअली काफी एक्सेप्शनल मोमेंट है कि इतना जल्दी यूएपीए में किसी को बेल मिला है। आप देखेंगे यूएपीए की हिस्ट्री तो मतलब
उसी के साथ साथ बहुत सारे और केसेस ऐसे सामने आए जिसमें कोई 10 साल बाद, कोई 11 साल बाद एक्विट हुआ, और बहुत सारे लोग उसी के दौरान के कस्टडी के दौरान के अंदर अपनी जान गंवा चुके हैं। तो ये सारी चीजें हमें मतलब इसको एक्सेप्शनलाइज करके नहीं देखना चाहिए। ये सारी चीजों को जिस तरीके से इसका यूज हो रहा है अलग अलग तरीकों पे, अलग अलग जगहों पे, वो सारे संघर्षों को आई थिंक हमें साथ में लेके चलना चाहिए। और एक जो बात है यूएपीए और युवाओं की, जो उसमें मैं ये कहना चाहूंगी कि जिस तरीके से स्टूडेंट मूवमेंट पिछले काफी सालों से एक बहुत स्ट्रांगली एक गवर्नमेंट को चैलेंज करते हुए इमर्ज हुआ है, चाहे वो फी हाइक का मुद्दा हो, चाहे वो कास्ट ऑपरेशन का मुद्दा हो, चाहे स्कॉलरशिप्स का मुद्दा हो, तो ये एक, और साथ साथ जो देश में बाकी संघर्ष चले हैं, खासकर जो एंटी सीए मूवमेंट में हमने देखा कि एक स्टूडेंट्स का बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत अहम पार्टिसिपेशन इसमें रहा, चाहे वो जामिया से हो, एएनयू से हो। तो वो मतलब जैसे और इस कानून का उसके बाद इस्तेमाल करके तमाम स्टूडेंट एक्टिविस्ट को उसमें बुक करना और अंदर रखना, वो एक तरह का मतलब हम देखते हैं कि मुस्लिम कम्युनिटी के साथ साथ एक स्टूडेंट्स मूवमेंट पे भी ये अटैक था, और एक ऐसा माहौल, एक डर का माहौल बनाने के लिए कि अगर आप प्रोटेस्ट करेंगे तो दिस इज वेटिंग फॉर यू, कि आज के दौर में अपनी आवाज उठाना, हकों के लिए लड़ना का मतलब ये है कि आपके ऊपर, आपको टेररिस्ट घोषित करके आपको उसमें अंदर रखा जा सकता है, और क्योंकि वो लॉज इतनी पावर देता है कि आपको लंबे समय तक अंदर रखा जा सकता है विदाउट एनी ट्रायल, विदाउट इवन चार्जशीट बीइंग फाइल्ड। सो आई थिंक ये उस कॉन्टेक्स्ट में भी हमें देखना चाहिए कि स्टूडेंट मूवमेंट को कैसे ये तोड़ने की भी एक बाकी मूवमेंट्स और बाकी चीजों के साथ, तो उससे मतलब कहीं ना कहीं एक उस और स्टूडेंट्स मूवमेंट के ऊपर ये कोई पहला अटैक नहीं है। पूरे पिछले 4-5 सालों से जैसे जैसे मूवमेंट बढ़ा है उसका रिप्रेशन भी उतना ही बढ़ा है, चाहे वो पूरा दिन डिटेंशंस हो या फिर लाठीचार्ज, ब्रूटल लाठीचार्ज, वाटर कैनन्स, और खासकर एंटी सीए के कॉन्टेक्स्ट में ही हमने देखा किस तरीके से जामिया यूनिवर्सिटी के अंदर पुलिस घुसकर इतना ब्रूटली वायलेंस करती है जेएनयू के अंदर। तो ये तमाम तरीके की चीजें भी होती आ रही है, और इसका अल्टीमेट एक वो था कि और मतलब जब इतनी एक जो, और साथ साथ मूवमेंट के साथ जो उसकी सॉलिडारिटीज बनती हैं बाकी समाज में, जो एंटी सीए मूवमेंट में हमने बहुत खूबसूरती से देखा कि जो यूनिवर्सिटी से आप बाहर निकल के जो वाइडर सोसाइटी का मूवमेंट है उसमें आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अहम भूमिका निभा रहे हैं, तो आई थिंक वो बहुत थ्रेटनिंग था इस गवर्नमेंट के लिए। तो कहीं ना कहीं वो उसको तोड़ने का भी एक जरिया रहा है, बट आई एम श्योर कि इससे मूवमेंट बिल्कुल उभरेगा, और ये जो एक डर का माहौल बनाया जाने की कोशिश की गई है इन सब के द्वारा, उसको हम तोड़ पाएंगे और अपने संघर्षों को आगे लेके जा पाएंगे। शुक्रिया नताशा। मुझे ये भी कहा गया है कि थोड़ा अंग्रेजी में भी संक्षिप्त में बताने, तो I won't repeat what I mean I said at the beginning because it will just take some time. And so what basically Natasha shared is that what's happening is quite clear, and we need to see UAPA and other draconian laws in historical context and how they've always been used and at different levels. I mean, these two cases, be it Bhima Koregaon or the Delhi violence cases, these are most talked about, but people across the country, Adivasis, Dalits, in rural areas, have been facing this brunt for a long time. And she also talked about how she and her friend were also targeted through these laws, UAPA, and that they got bail so soon, but it's actually an exception in case of UAPA. For most, and many actually takes several years, and some also die in that process. And
even in Bhima Koregaon case, I'm adding it so that we can see that it's been 3 years and we don't have the end in sight, at least now. And she also said that as far as youth, UAP and youth are concerned, it's basically in the recent years, one has seen mobilization and movements of youth on different issues, and how UAP has been used to break these movements, and also the larger solidarity that has developed. UAP has been, I mean, the government has tried to break the solidarity using these laws. So moving forward, अब मैं साथी निहाल से अनुरोध करूंगा कि वे अपनी बात रखें और वे खुद इस प्रक्रिया से भीमा कोरेगांव में गुजरे हैं, उनको भी एनआईए ने परेशान किया है, और साथ ही मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि अगर वे थोड़ा सा इस बात पर फोकस कर सके कि कैसे यूएपीए अपने में ही एक पनिशमेंट है, ये प्रक्रिया ही पनिशमेंट है, मतलब पनिशमेंट तक पहुंचने से पहले ही शायद, और इसका उदाहरण तो शायद, और ये भीमा कोरेगांव इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। तो अगर वे अपना बात रखे, तो नताशा ने लगभग 8 साढ़े 8 मिनट लिया, तो अब आप भी 8 साढ़े 8 मिनट ले। सभी साथियों को मेरा अभिनम्र जय भीम। मैं सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगा नताशा जी को कि वो बाहर आई है, और ये भी बताना चाहूंगा कि आप जैसे लोग हैं जो लड़ते हैं, बाहर आते हैं, तो हम जैसे लड़ने वाले लोगों को एक ऊर्जा मिलती है, एक प्रोत्साहन मिलता है कि हाँ, लड़ने भरे से भी कुछ मिलना पॉसिबल है। पिछले 3 साल की इस लड़ाई में, 3 साढ़े 3 साल की इस लड़ाई में हमें बहुत सारे पल ऐसे आए जिसमें मायूसी से भरे थे, लेकिन बीच बीच में कुछ ऐसी चीजें आती गई जो हमें फिर से ऊर्जा भरती गई। वही एक आपका तस्वीर था जब आप वापस जेल जा रहे थे, उस एक पिक्चर ने हम सभी साथियों में एक ऊर्जा भर दी कि चलो लड़ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर दैट। कमिंग टू द पॉइंट, जो बात नताशा जी ने बोली उसी पे मैं आगे लेके जाऊंगा कि यस, कॉलोनियल माइंडसेट है, लेकिन मुझे लगता है ये कॉलोनियल माइंडसेट से भी ज्यादा खतरनाक है। हमने देखा कि 1857 में 1871 में एक कानून ब्रिटिशर्स लाए थे जिसको बोला गया था क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट, जिसके तहत देश भर में 198 ट्राइब्स को बाय बर्थ क्रिमिनल डिक्लेयर कर दिया गया था, और उनके लिए जैसे आज यूएपीए में प्रोविजन किया गया है कि दे कैन डिक्लेयर सम इंडिविजुअल टू बी टेररिस्ट, उसी तरह से उस कानून में 198 ट्राइब में जो भी पैदा हुआ, एक दिन का बच्चा भी हो या फिर कुछ घंटे भले का भी हो, देन टू दैट पर्सन वाज क्रिमिनल, और उसको अपना इनोसेंस प्रूव करना होता था। द बर्डन ऑफ प्रूफ लाइड ऑन द पर्सन हु इज इन जेल। लेकिन साथ ही साथ मैं ये बोलूंगा कि शायद कॉलोनियल एरा इससे बहुत बेहतर था। उन्होंने जिस तरह के कानून बनाए थे, बी इट आईपीसी जो मैकेले ने ड्रॉ किया लॉन्ग बैक इन 1850s एंड ऑल, उसमें उसने एक प्रावधान रखा था जिसमें लोग अगर अपराइज करते हैं सरकार के खिलाफ, लोग अगर रिवोल्ट करते हैं, तो उसको डील करने के लिए उसने प्रोविजन उसमें किया हुआ था, जो प्रोविजन आज भी कंटिन्यू करता है, जिसको हम सेडिशन बोलते हैं। हुआ ये कि हमारे देश में ये कानून लाया गया, जिसको पहले पोटा के नाम से लाए, फिर पहले टाडा के नाम से लाए, फिर पोटा लाए, फिर पोटो लाए, और फिर यूएपीए लाए। ये लाते वक्त हमें ये बोला गया कि देश की यूनिटी, इंटीग्रिटी, सॉवरेंटी, इन चीजों पे जो लोग अटैक करेंगे उनके साथ डील करने के लिए हम ये कानून ला रहे हैं। और इस कानून में और एक खासियत उन्होंने उस वक्त जोड़ी थी जब उन्होंने बोला सेक्शन 15 में कि एक टेररिस्ट एक्ट होगा। मतलब ये नहीं कि कोई एक बंदा है उसको उठा के हम डाल देंगे, एक घटना होगी, मान लो बम ब्लास्ट होगा, कहीं ट्रेन में ब्लास्ट होगा, कहीं किसी बहुत बड़े मिनिस्टर का मर्डर होगा। जहां तक मैं बताऊं कि राजीव गांधी के असैसिनेशन को भी टेररिस्ट एक्ट नहीं माना गया जुडिशरी में, बट पॉइंट इज कि एक टेररिस्ट एक्ट को अटैक करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, उसके साथ डील करने के लिए, मीनिंग देयर बाय एक्सटर्नल फैक्टर्स के साथ डील करने के लिए यूएपीए जैसा कानून अल्टीमेटली लाया गया 2004 में। 2004 के पहले के जो कानून थे, टाडा हो गया, पोटा हो गया, इसके बारे में
एक प्रियम्बल आया था 2004 में, जो अमेंडमेंट आया, एक्चुअली यूएपीए एक 1967 का एक्ट, बहुत पुराना कानून है, जिसको पहला कानून माना गया था अगेंस्ट दी राइट टू असेंबल। लेकिन वो डॉर्मेंट स्टेट में था, उस पर कोई ज्यादा कार्रवाई नहीं होती थी। इन्होंने डेंटिंग पेंटिंग किया इस कानून को 2004 में, कांग्रेस गवर्नमेंट आई थी, और उन्होंने प्रियम्बल में बोला कि पिछले समय में एंटी टेरर लॉज का बहुत ज्यादा मिसयूज हुआ है, एंड इफ आई मे कोट द प्रिसाइज वर्ड, उन्होंने बोला है कि ग्रोस मिसयूज ऑफ द लॉज होने की वजह से वे आर लेटिंग गो दैट पोटा टारा एंड अदर प्रोविजंस, एंड वे आर ब्रिंगिंग इन दिस न्यू लॉ, जिसमें एक मैकेनिज्म होगा जिसके थ्रू ये अश्योर किया जाएगा कि कोई गलत इस्तेमाल इस कानून का ना करे, इसका पॉलिटिकल यूज ना हो, और इसका इंटेंशन जो है वही सर्व किया जाए। हमने बाद में पीरियड में देखा कि उसमें 2008 में अमेंडमेंट लाया, 12 में लाया, 14 में लाया, 19 में लाया, और अमेंडमेंट करते करते इस कानून में जो वो लाना चाहते थे वो भी लाया, और साथ में 2008 में नया कानून लाया जिसको एनआईए कहा गया, नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी एक्ट। अब ये एनआईए जो है कोई भी बोल देगा जो फेडरल स्ट्रक्चर को समझता है, जिसको पता है कि डिवीजन ऑफ वर्क जो हुआ है स्टेट्स एंड यूनियंस के बीच में, इनके मद्देनजर एनआईए एक्ट इन इटसेल्फ इज अल्ट्रा वायस टू द कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन एक सेंट्रल एजेंसी बना दी है, जैसे सीबीआई बनाई, स्टेट को कोई पावर नहीं, वो नहीं तय कर सकता उनके पास इन्वेस्टिगेशन देना है कि नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पूरा कंट्रोल रहेगा। अब हमने जो देखा, जो जहां तक मेरी जानकारी है, दिल्ली के जो केसेस है उसमें इन्वेस्टिगेशन एनआईए नहीं कर रहा है, वहां पे स्टेट पुलिस कर रही है, या फिर जो भी यूनियन टेरिटरी है उसका पुलिस कर रही है। महाराष्ट्र में जो भीमा कोरेगांव केस चल रहा था, उसका इन्वेस्टिगेशन पहले स्टेट पुलिस ही कर रही थी। इन्वेस्टिगेशन क्या, उन्होंने 2 चार्जशीट दायर कर दिए थे, इतना बड़ा था कि उसमें बाकी हम अगर मर्डर और रेप के केसेस पकड़े तो 100-200 केसेस का इन्वेस्टिगेशन हो जाए, इतनी बड़ी चार्जशीट लाके दायर की है। इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने के बाद जब फर्दर इन्वेस्टिगेशन की बात आई, और उसी बीच महाराष्ट्र में जब गवर्नमेंट चेंज हुई, नॉन बीजेपी गवर्नमेंट आई, और यहाँ के कुछ पॉलिटिशियंस ने ये बोला कि ये शाहू फुले अंबेडकर का महाराष्ट्र है, यहाँ पे हम डिसेंट को इस तरह से सप्रेस नहीं करने देंगे, और हम एसआईटी कॉन्स्टिट्यूट करेंगे, वगैरह वगैरह चीजें जो बोली, वो बोलते रह गए और बीजेपी वाली करके चले गए, उन्होंने एनआईए के हाथ में ये मैटर दे दिया। अब उसके चलते हमने देखा कि पहले 9 लोग अरेस्ट थे, उसके बाद में फिर 7 लोगों को जोड़ा गया, 16 लोग थे, 16 में से 15 बचे हैं, एंड आई होप कि जब तक ये केस खत्म होता है तब तक वो 15 ही बचे रहे, और संख्या कम ना हो। जो स्टैन के साथ हुआ है, फादर स्टैन स्वामी के साथ हुआ है, in my considered opinion, it was a planned institutional murder। जानते थे कि वो नहीं सह पाएंगे इस उम्र में, और उनको उस तरह से सताया गया, परेशान किया गया कि उनकी जान जाए। जो आपने साथी ने बोला कि ये यूएपीए जो है ये इन सेल्फ एक पनिशमेंट है, बहुत दुरुस्त बात है, और यही सच्चाई है, क्योंकि हमने जो देखा जितने एंटी टेरर लॉज है, इसके ऊपर किसी एक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने कभी एक रिसर्च किया था, और उन्होंने उस स्टडी में ये रखा था कि कितना अंडर ट्रायल पीरियड एक बंदा फेस करता है इन एंटी टेरर लॉज, जिसके चलते ऑन एंड अराउंड 4 to 5 years पीरियड गोज इन गेटिंग आउट ऑफ द कोर्ट, गेटिंग आउट ऑफ द जेल। महाराष्ट्र में एक केस हमने देखा जहाँ पे एक दंगा हुआ, मॉब लिंचिंग बहुत ज्यादा चल रहा था, काउ स्लॉटर के ऊपर बहुत ज्यादा हंगामा चल रहा था। उसके चलते एक नौजवान का शायद गुस्सा बहुत ज्यादा आमादा हो गया, उसको लगा पुलिस वाले ही है ये सब करने वाले, उसने अपने पास का एक बगर धार का चाकू था, वो उठा के एक पुलिस वाले को मस्जिद के सामने मार दिया, उसके ऊपर यूएपीए लग गया, वो बंदा जेल में गया। उसके खिलाफ केस इतना था कि उसने कहीं पे तो भी जिहाद शब्द लिख रखा था, और ये जो शब्द है जिहाद, इसका मीनिंग मतलब टेररिज्म नहीं होता है, ये बताने के लिए 3 साल उसको जेल में काटने लगे, और 3 साल के बाद जज ने बोला कि नहीं भाई साहब, ये जिहाद जो है ये अलग मीनिंग है, एक पोएटिक जजमेंट देके उसको 3 साल का पीरियड जाने के बाद उसको छोड़ा। साथ ही हम देख रहे हैं जीएन साई बाबा का केस, प्रोफेसर जीएन साई बाबा का केस, जो नागपुर में एडवोकेट सुरेंद्र गडलिंग लड़ रहे थे, जो अभी खुद की केस लड़ रहे हैं। सुरेंद्र गडलिंग जी जब साई बाबा का केस लड़ रहे थे, और हम जब भी उसके ऊपर प्रिपेयर करते थे,
तो हमें एक चीज दिखती थी कि ये केस में एविडेंस क्या है, इसमें क्या है ऐसा कि जिसके आधार पे कन्विक्शन हो जाएगा। जो क्रिमिनल लॉ या क्रिमिनल ट्रायल के बेसिक टेनेट्स है, उनको भी ये फुलफिल ना करने वाली चीज है, तो इसमें कन्विक्शन होगा क्या? तो हमारे डाउट जो है वो जज साहब ने क्लियर कर दिया। उन्होंने तो बोल दिया कि फांसी की प्रोविजन नहीं है यूएपीए में, नहीं तो मैं फांसी भी दे देता। और आज हम देख रहे हैं कि एक 90% डिसेबल्ड बंदा जो है, उनको अपने माँ को मिलने जाने के लिए भी छुट्टी देने से कोर्ट हिचकिचाता है, बोलता है नहीं बाबा बहुत संगीन जुर्म है। साथ ही साथ बाकी कुछ आदिवासी बांधव भी जेल में हैं, बहुत सारे लोग हैं। सम टोटल इस केस में एक बार आपके ऊपर ये केस लगता है तो जस्ट इमेजिन व्हाट ऑल यू हैव टू फेस। और आई वुड से कि हम लेट्स गो बैक 3 years और 4 years, और उस वक्त हम देखें कि किसी को नक्सल बोलना, किसी को आतंकवादी बोलना या फिर किसी को देशद्रोही बोलना, इसका इम्पैक्ट उस बंदे के रोजमर्रा की जिंदगी पे क्या होता था। आज तो फिर भी कोई अर्बन नक्सल किसी को बोल देता है तो लोग उसे इज्जत से देखने लग जाते हैं कि लगता है अच्छा बंदा होगा, या फिर उसके ऑनेस्टी पे भरोसा करने लग जाते हैं। लेकिन पहले का जो पीरियड था वो इतना गया गुजरा गया, इतना खतरनाक गया है कि एक बार आपको अगर नक्सलवादी बोल दे तो आपके खिलाफ पूरा समाज, पूरे लोग, पुलिस सिस्टम, आपकी प्रिजन सिस्टम, ये सब में आपको हर पल वो झेलना है। और वही नहीं तो जब भी आप जेल के बाहर भी आएंगे तो भी आपको झेलना है। हमारे कई सारे साथी हैं जिनको जमानत मिली है, जमानत मिलके 3 साल 4 साल हो गए और उनको अभी भी पुलिस स्टेशन में हाजिरी लगानी पड़ती है। केस कंप्लीट नहीं हो रहा है, ट्रायल कहीं नहीं जा रहा है, लेकिन उन्होंने हाजिरी लगानी है। एंड वी नो फॉर अ फैक्ट कि और 4 साल बाद 5 साल बाद जब उसका जजमेंट आएगा तो बोला जाएगा कि ये लोग निर्दोष है। तो ये जो तरीका अपनाया गया है, ये जो सरकार है आज की तारीख में, आरएसएस और बीजेपी का जो एक ये जो गठजोड़ है इनका जो चल रहा है, उनका उद्देश्य ये है कि मतलब वो बोलना नहीं चाहते, लेकिन वो समझ रहे हैं कि देश की जनता उनके खिलाफ हो गई है। वो संविधान से बताए गए रास्तों के तरीके से उनको उखाड़ फेंकना चाह रही है। और जब ये दिखता है कि सत्ता जा रही है तो सत्ता में बैठा हुआ जो बंदा है वो अपने पास के सब हथियार यूज करता है, और उसी में से एक हथियार इनके पास यूएपीए है जिसका ये यूज कर रहे हैं। साथ में ईडी हम देख रहे हैं किस तरह से काम कर रहा है। सीबीआई का तो कोई बताने की जरूरत ही नहीं है, उनको तो वेस्ट बंगाल पूरी तरह से दे दिया गया है। तो ये जितनी एजेंसीज है, सेंट्रल एजेंसीज है, इनका यूज ही इसलिए किया जा रहा है क्योंकि उनको पता है कि जनता उनके खिलाफ हो गई है, और उसको सप्रेस करने के लिए, उसको रोकने के लिए ये सब ये हथकंडे वो यूज कर रहे हैं। साथी निहाल थोड़ा कंक्लूड करेंगे प्लीज। जी मेरा हो गया एक्चुअली। जी माफ कीजिएगा, ये समय सीमा जो ऐसा बांधा गया है हमें भी तो उसको लेके चलना है। तो एक बार I'll just paraphrase, and it's also not fair to paraphrase because the way he explained, I think half of it will get lost in paraphrasing. So basically, he also, Nihal, builds on the point that, of course, these laws come from colonial mindset, but in the recent years, I mean, how one has seen that it has gone beyond that. And he talks about how UAPA was brought in and how it was amended over the years 2008, and every government kind of amended it. And in 2010, the NIA came in, and we have all seen how NIA basically is just anti the federal structure. And we can see the fact that I'm adding it, that NIA could come to Jharkhand, not inform anyone, and pick up Stan at dead of night and take him to Bombay. And the government, so people are saying that they had no idea. I mean, this itself shows that something is basically wrong with this whole system. And he says that in Bhima Koregaon case, it builds on how in the Delhi case, it's the state police looking after it, and Bhima Koregaon,
case, how it started with the Maharashtra police, but once the government changed and the BJP and the new formation of NCP Congress came in, then the NIA stepped in and took over the case, which again, so both the cases are under BJP, the Delhi case or the Bhima Koregaon case. And talking about how UAPA itself is a punishment, he shared that how the average time, he quotes a study, that average time for getting bail is 4 to 5 years. This is the average. For some, it might be a lot longer, as we have been talking. And generally, he makes a very important point that he gives an example of how GN Sai Baba, how this law has been used to harass GN Sai Baba and in turn his family for years, and he's not been able to come out. And we all know all the problems that he has, and yet he's where he is today. And he makes a very important point that it's not only about the harassment when one is jailed. In such cases, it's also when one gets bail, it's again, one has to keep going back to police station, and it doesn't stop there. So it's even after that, one is harassed by these kind of laws. And another very important point he makes, that the use of UAPA and such laws is increasing. It's because mainly it's the RSS BJP government that people have realized that what this government stands for, and people are now standing up, getting together for their constitutional rights, for their democratic rights. And somewhere the RSS BJP government is getting aware of it, and it's using such laws to break the solidarity, these movements, and target people. Now, moving on, आगे हमारे साथ शायद मुझे पता नहीं इसमें कितने कौन साथी जुड़े हैं, बट शायद हम लोग में सबसे युवा साथी जो है माइशा, वो उनसे मैं अनुरोध करूंगा कि वे अपनी बात रखें, और शायद अगर वे चाहें तो पिछले 3 सालों का जो उनका अनुभव है, सुधा जिस प्रकार से काम करती थी, फिर वे उन्हें इस प्रकार से फंसाया गया, वे जेल में गई, और माइशा इतने युवा उम्र से भी कैसे लगी हुई है, और उन्हें पर्सनली उनका क्या अनुभव रहा है इस पूरी प्रक्रिया में, अगर वे चाहे तो साझा करें। शायद हम सबको उससे और काफी शक्ति मिलेगी। और उसका एक छोटा उदाहरण है, उन्होंने जो चिट्ठी लिखी थी, जो शायद सबने पढ़ा होगा, शायद वो चिट्ठी हम सबको काफी प्रेरणा दिया था और काफी शक्ति दी थी उस समय। तो मैं अनुरोध करूंगा कि अगर वे चाहें तो अपने 3 सालों के अगर अनुभव को साझा करना चाहें। जी माइशा। Hello everyone. Thank you for having me, and it's really great that everybody is here and they are willing to understand everything what is happening in this country. I would like to say that it's been 3 years now. 3 साल हो गए हैं उस बात को जब मम्मी को जेल लेके गए थे, और तब से लेकर आज तक मुझे लगता है कि वो सिचुएशन बदला नहीं है मेरे साथ, क्योंकि वही एक थी जो हम दोनों साथ में रहते थे, घर में 2 ही लोग हैं। तो पहले भी वही था कि 1 साल पहले जब मम्मी को 2 साल पहले जब मम्मी को लेके गए थे, तब था कि मैं 1 साल तक रात में सो नहीं पाई थी। 4-5 बजे तक सुबह मैं जगती थी, और सिर्फ ये होता था कि मुझे उनकी याद आती थी और मैं रोते रहती थी, जो कि आई थिंक बहुत ही नॉर्मल है, हम सबके साथ ऐसा होना। और उस टाइम पे मेरी उम्र भी उतनी नहीं थी कि मुझे वो सारी चीजें समझ में आती। उस टाइम पे मुझे ये भी नहीं पता था, जब मम्मी के ऊपर वो यूएपीए मुझे सुनाई देता था बार, तो मुझे पता नहीं था कि यूएपीए भी होता क्या है। बट धीरे आई गॉट टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज यूएपीए एंड व्हाई पीपल आर वेरी सीरियस अबाउट इट। तो मुझे उस टाइम पे कुछ भी आइडिया नहीं था, बट देन जब ये सारी चीजें बढ़ती गई और केसेस बढ़ते गए, तो एक ट्रॉमा मेरे अंदर अभी भी है चीजों को लेकर के। जब मैं पुलिस वालों को देखती हूँ, इट्स नॉट लाइक कि मुझे डर लगता है उन लोगों से, आई डोंट गेट स्कैर्ड, बट वो एक पूरा इट्स लाइक अ डेजा वू कि आपको वो सारी चीजें याद आती है। जब पहले दिन पे हमारे यहाँ पे रेड पड़ी थी एंड दे वर लाइक कि अच्छा हमें आपका घर छान मारना है, और ये सारी चीजें हुई थी। फिर उसके बाद धीरे हम पुणे गए, फिर पुणे से अभी मम्मी को मुंबई शिफ्ट किया। तो वो सारी चीजें बहुत ही एक
उस वे में चलती है लगातार, जैसे कि एक मेरे साथ कोई मूवी चल रही है और ये सारी चीजें हो रही है, क्योंकि मैंने ये कभी एक्सेप्ट नहीं किया था, एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मेरी मम्मी के साथ वो सारी चीजें हो सकती हैं जो कि हम सिर्फ ऐसे मूवीज में देखते हुए आए हैं। वो इसीलिए मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मेरी मम्मी को हमेशा मैंने दूसरों के लिए काम करते हुए देखा है, दूसरों के लिए सोचते हुए देखा है। उन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में कभी भी ध्यान नहीं दिया, ना ही ये सोचा कि अच्छा मुझे एक घर चाहिए और मुझे एक पैसे कमाने हैं और ये सारी चीजें। उन्होंने हमेशा दूसरों के बारे में सोचा है, और ऐसे इंसान के साथ ये सारी चीजें हो पाना और होना जो कि हो गया ऑब्वियसली, तो बहुत ही वो चीज बुरी लगती है मुझे। और जो अभी के डेट में ये सारी चीजें जो हो रही है, मतलब हमने पहले भी देखा है कि चाहे वो शहीद शंकर गुहान योगी जी हैं, चाहे वो शहीद भगत सिंह है, उनके ऊपर लोगों ने उनको फांसी चढ़ाया। शंकर गुहान योगी जी को उन्होंने गोली मारी थी। मुझे लगता है आज के डेट में वो एक तरीका बदल गया है, बस लोगों को मारने का तरीका ऐसे बदला है कि पहले हम लोगों को फांसी में चढ़ाते थे या उनको उनकी हत्या कर दी जाती थी गोली मारकर। अब ऐसा है कि आप उनको जेल में डालते हो, जो कि जिनकी उम्र 84 इयर्स है, जिनकी उम्र उससे भी ज्यादा हो सकती है, उनको आप जेल में डालते हो, उनकी मानसिक स्थिति के साथ आप खिलवाड़ करते हो, उनके ऊपर ऐसे ऐसे एक्ट्स डालते हो जो कि वो शायद अपनी लाइफ में उन्होंने सिर्फ दूसरे वे में सुना होगा, दूसरों के लिए उन्होंने उस केस को लड़ा होगा मे बी, पर उनके ऊपर वो केस नहीं आ सकता। पर उनके लाइफ में जो कि अब ये सारी चीजें हो रही है, उनको इन सारी चीजों से गुजरना पड़ रहा है, तो ये चीज बहुत बड़ी बात होती है। लाइक मेरे कई सारे ऐसे फ्रेंड्स हैं जो कि पॉलिटिकली भी काफी एक्टिव थे, अपने स्टूडेंट यूनियन में भी थे सारे लोग, बट देन उन्होंने मेरे साथ फ्रेंडशिप तोड़ी क्योंकि वो मेरी मम्मी के साथ हुआ। तो वो एक पूरा जरिया बदल गया है कि आप लोगों की हत्या कर रहे हैं, इस तरीके से कर रहे हैं। जैसे फादर स्टैन स्वामी की हत्या हुई है, मुझे नहीं लगता है कि उनकी डेथ हो गई है जनरली क्योंकि वो बीमार थे। मुझे लगता है कि उनकी हत्या की गई है, और ये हत्या सरकार ने की है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने की है, पुलिस वालों ने की है, NIA वालों ने की है। और ये डेमोक्रेसी जो है वो इसीलिए है ना, ताकि हम लोगों के हक के लिए आवाज उठाते हैं, उनके साथ जो गलत हो रहा है उनके लिए हम आवाज उठाते हैं। लोकतंत्र का मतलब ही यही होता है। पर यहाँ पे मुझे नहीं लगता है कि ये लोग उस चीज का पालन भी कर रहे हैं, क्योंकि इनको मुझे लगता है कि इनको एक लॉ को हटा देना चाहिए यहाँ से। उनको अपना ही वो बना लेना चाहिए कि अच्छा ठीक है, इसके ऊपर हम ये एक्ट लगा देते हैं, उसके ऊपर हम ये एक्ट लगा देते हैं, बस आ जाओ दोनों मिलके हम लोग एक्ट खेल लेते हैं और सबको अरेस्ट कर लेते हैं। तो फिर वो कोई इंसान बचेगा नहीं ना। क्यों आपने लॉ बनाया, क्यों बनाया? नहीं बनाना चाहिए मेरे हिसाब से तो। और दूसरी बात ये कि अब जो सरकार है उनके खिलाफ हम कुछ भी बात करते हैं तो उनको लगता है कि एक व्यक्ति विशेष के बारे में हम बात कर रहे हैं। जी नहीं, ये तो हम नहीं कर रहे, पर उनको लगता है कि ओ ये व्यक्ति विशेष के बारे में हम बात कर रहे हैं तो हमको अंदर कर देंगे ये। मतलब कोई भी एक इंसान जो है गलत के खिलाफ अगर वो आवाज उठाता है तो वो एक नक्सलाइट कहलाता है या फिर टेररिस्ट बन जाता है। कोई अच्छी चीज बची नहीं है यहाँ पे। मतलब अभी आज मम्मी का जो केस था उसमें भी इन्होंने 15 तारीख की डेट बढ़ा दी। मतलब ये यही होते आ रहा है, कभी ये डेट बढ़ा देते हैं, कभी जो जजेस होते हैं जजों को आप उलट पुलट कर देते हैं, कभी उनको कुछ और कर देते हैं। मतलब यही हो रहा है, कुछ सही तो हो नहीं रहा। पर वही है कि जितने भी लोग इस मूवमेंट से जुड़े हुए हैं वो सारे लोगों ने बहुत टाइम तक, और अभी भी वो यही कर रहे हैं, सारे लोग यही कर रहे हैं कि हमने हार मानी नहीं है अभी तक, और ना ही हमें हार माननी है, क्योंकि ये ऐसा एक साजिश इन्होंने रचा हुआ है ना लोगों के खिलाफ कि इनको हमें मानसिक प्रताड़ना देनी है, इनको हमने उनके फैमिली को परेशान करना है, ऐसे ऐसे एक्ट्स लगा देने उनके ऊपर जो कि ये आगे चल के उस मुद्दे पर लोगों के लिए काम ही ना कर सके। पर ये चीज हमने होने नहीं देनी है, कभी भी नहीं अपने साथ। जैसे नताशा दीदी हैं, उन्होंने वो फाइट लड़ी है खुद से,
और भी उनके साथ बहुत सारे लोग थे, लेकिन जो हम बाहर होते हैं उनको हमें समझ में नहीं आता कि अच्छा क्या चल रहा है, पर जो अंदर में होते हैं, जो जेल में होते हैं, उनको समझ में आता है कि उनके साथ कितनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, चाहे वो खाने के लिए प्रॉब्लम है, चाहे वो कपड़े धोने के लिए प्रॉब्लम है, पानी का प्रॉब्लम है, इतना हाइजीन इश्यूज होते हैं वहां पे, बहुत सारी चीजें हैं। और मेंटल जो प्रेशर आपके साथ जो होता है वो तो होता ही है। मतलब ये इन्होंने एक इनह्यूमन जो इनका बिहेवियर है वो बहुत ज्यादा बढ़ता हुआ जा रहा है। और बस यही है कि हमको इस चीज से हार नहीं माननी है, हमने वो चीज लड़ना है, इनके खिलाफ लड़ना है। और इनको एक बार ये चीज समझ में आ गई कि हम इस चीज से डरते नहीं है, तो फिर हो सकता है ये भी हार मान जाए एक दिन, और नहीं मानेंगे तो फिर हमारी लड़ाई तो चल रही है। पर यही है कि ये इनका जो बिहेवियर है वो सिर्फ यही तक लिमिटेड है कि इनको मारने का तरीका बदल दिया गया है लोगों को, ठीक है। इन्होंने यही करना है कि अच्छा उनको दवाई नहीं देनी है, उनको हॉस्पिटल में नहीं ले जाना, उनको ये नहीं करना, वो नहीं करना। पर उनको ये नहीं पता कि हम चाहे मर जाएं, लेकिन हमारे अंदर का जो विचार है, जो हमने बिल्ड किया है, जो हम समझते हैं इतना ज्यादा, वो ये खत्म नहीं कर सकते हैं कभी भी। इनके अंदर वो हिम्मत ही नहीं है कि वो खत्म कर सके। तो थैंक यू फॉर हैविंग मी, एंड बस ये कहना था। थैंक्स। बहुत शुक्रिया मनीषा। आई थिंक इसको पैराफ्रेज करने की कोई आवश्यकता नहीं, और कोई साथी इसको चैट बॉक्स में इसकी अंग्रेजी अनुवाद कर रहे हैं। दो चीजें जो शायद आपने बहुत अच्छे से कहा कि दोनों मिलके एक्ट खेलते हैं और उसी में खत्म हो जाएगा। शायद जो केंद्र सरकार कर रही है वो शायद अब ये खेलना ही है, जिस प्रकार से वो संवैधानिक अधिकारों के साथ और पूरे लोकतांत्रिक ढांचे के साथ खेल कूद कर रही है, उसका प्रभाव लोगों पे पड़ रहा है। और दूसरा, शायद आपने ये जो कहा कि ये इनह्यूमन बिहेवियर है, which I think very rightly puts it that beyond everything else, beyond the talk about the constitutional laws and everything, it's a question of basic, whether it's a question of these how you're behaving, and it is inhuman the way the government is behaving. And third, जो आपने बहुत सुंदर तरीके से कहा, जो शायद अंत में हमको कहना था, आपने बहुत अच्छे से कहा कि आगे जाना है, लड़ाई करना है, और यही एक उपाय है, और सबको साथ मिलकर बढ़ना है, which I think is basically what today, and that's why we are all together. Now moving forward, so मैं, चूंकि अब समय कम है, तो मैं अनुरोध करूंगा अगर तीनों साथी थोड़ा सा समय को देखते हुए 2 से 3 मिनट में अगर थोड़ा इस बात पे रखे, जैसे साथियों ने ये बहुत अच्छे से कहा कि जैसे नताशा ने कहा कि किस प्रकार छात्र युवा संगठित हो रहे हैं और एक लार्जर सॉलिडारिटी बन रही है, और जिसको तोड़ने की कोशिश कर रहा है सरकार कर रही है, और उसमें इन कानूनों का इस्तेमाल किया जा रहा है। और कहीं ना कहीं निहाल ने भी इस बात को दोहराया कि ये कैसे बीजेपी आरएसएस सरकार इन कानूनों का इस्तेमाल कर रही है कि लोग अब जो उठ रहे हैं वो ना उठे। तो अगर आप सबको ये थोड़ा 2-3 मिनट में बताए कि इस परिप्रेक्ष्य में, ये स्थिति में अब हम लोग आगे युवाओं को, युवा मूवमेंट्स को कैसे आगे बढ़ा जाए। एक कि जो, क्योंकि शायद ये हम सब जानते हैं कि कहानी अभी बढ़ेगी और खत्म नहीं हो रही है, और ये आगे जाते हुए हम लोग कैसे संवैधानिक अधिकार, लोकतांत्रिक अधिकारों पे हमले के विरुद्ध लड़ाई को जारी रखें, एवं साथ ही साथ ये जो दमनकारी कानून है जिसपे आज के दिन में चर्चा बढ़ी है, और जो राजनीतिक दल इसको लेके, जैसे बहुत अच्छे से मायशा ने ये खेलकूद करना बोला, ये खेलकूद करते आए हैं इतने सालों से, अब उसमें से कुछ लोग भी इसका विरोध करने लगे, तो कैसे इन दमनकारी कानूनों का विरोध किया जाए। तो ये 2 बात पे अगर आप 2-3 मिनट में रखें, कैसे युवा अपने मूवमेंट्स के माध्यम से संगठित होकर आगे बढ़ते रहें एवं इन दमनकारी नीतियों का भी विरोध हो आपके अनुसार इस वर्तमान राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में। जी, 2 से 3 मिनट में। शुक्रिया। नताशा से शुरू करते हैं।
जी, इस पे बोलने के लिए मुझे थोड़ा मैं स्ट्रगल कर रही हूँ, क्योंकि मतलब एक तो एक जनरल बात है जो सभी लोग बोल रहे हैं, माशा ने और भी बहुत खूबसूरती से बोला कि स्ट्रगल को जारी रखना है, आगे लेके जाना है, बट वो किस तरीके से करना है, आई थिंक ये सब बहुत ही एक मुश्किल सवाल हम सबके सामने है। और खासकर अभी पेंडेमिक के टाइम पे जो इतने साल, मतलब अभी 1-1.5 साल हो गया है और आगे भी अभी कुछ इसका अंत नजर नहीं आ रहा, तो उसने पूरा मतलब एक जो हम लोग यूज टू है जिन फॉर्म्स के मतलब और साथ में आने का वो जो वो है, वो एक तरह से मतलब फिजिकली मिलना, लोगों से साथ में आना, वो जो फॉर्म्स ऑफ प्रोटेस्ट है वो भी कहीं ना कहीं बहुत अंडरमाइन हुए हैं इस सब के इस सब के चलते। तो उसमें हम लोग, और आई थिंक अभी एक फिर से चर्चा, फिर से सारा चीजें शुरू हो रही है, मगर जहां तक मेरा अनुमान है, मैं जेल में थी तो मुझे ज्यादा बाहर का नहीं पता है, मगर जितना सुनने में आता था या लगता था कि एक कहीं ना कहीं एक डर का माहौल, या डर नहीं, एक निराशा मायूसी का माहौल बन गया था। और ऐसा लग रहा था कि शायद अब विरोध करने का मतलब ही क्या है, या अगर जो भी अभी करेगा वो मतलब you'll have to face very severe consequences for that। तो आई थिंक सबसे पहले तो उस माहौल से अ, उसको तोड़ते हुए हमें एक दूसरे से साथ फिर से मतलब आई थिंक कनेक्शंस बिल्ड करने होंगे। क्योंकि जो जेल में हमने एक चीज सीखी है, जैसे मायशा भी बोल रही थी कि हाँ, अंदर रह के काफी परेशानियां होती हैं, सब होता है, मगर जो एक चीज आपको जो मतलब मदद करती है सरवाइव करने के लिए और आपकी हिम्मत ना टूटने के लिए, वो है साथ, एक दूसरे का साथ। और हम लोग मतलब इस सेंस में लकी थे कि मैं और मेरे साथी देवांगना, हम लोग साथ में थे, और बाकी साथी गुलफिशा और सफूरा पहले से जेल में थे, तो हम लोग साथ होने से काफी हम लोग को मतलब हिम्मत और मदद और उस सिस्टम से कोप अप करने के लिए ऊर्जा मिलती थी। और मगर उसके साथ साथ जो बाकी लोगों का भी बाहर जो सपोर्ट था, जो हमें चिट्ठियों के द्वारा या अलग अलग जरिए से पता लगता था, तो उससे भी हमें जो हिम्मत मिलती थी, और जो पूरा एक हिस्टोरिकल स्ट्रगल्स रहे हैं लोगों के, जिसमें लोगों ने अनगिनत मतलब इस तरीके की चीजें फेस की है, अलग अलग तरीके की रिप्रेशन फेस किए हैं, और फिर भी स्ट्रगल किया है। तो उस पूरे संघर्षों से ही हमें वो हिम्मत मिलती थी। तो आई थिंक वो करने की आज के समय में हमें बहुत जरूरत है। एक तो उन सारे स्ट्रगल्स को याद करने की, और अभी जो सारे स्ट्रगल्स हो रहे हैं उनको एक साथ लाने की, उसमें संवाद बढ़ाने की, एक दूसरे से संवाद बढ़ाने की, क्योंकि इस डर और निराशा से लड़ने का एक ही तरीका है कि हम ज्यादा से ज्यादा लोग संगठित हो, साथ हो। तो अपने संगठनों को मजबूत करने की और ज्यादा से ज्यादा स्ट्रगल्स जो हो रही हैं उनको जोड़ने की जरूरत है आई थिंक। और उसी के साथ ही हम लोग ये जो बाकी स्ट्रगल्स हैं, या फिर ये ड्रैकोनियन लॉज के अगेंस्ट स्ट्रगल्स है, या फिर अपनी अभी तो मतलब जीने के लिए ही स्ट्रगल है। इतना जो हमने पेंडेमिक के टाइम पे देखा है कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हमारी कंट्री का, फूड डिस्ट्रीब्यूशन हमारा सिस्टम हमारी कंट्री का, जो इतने सालों से मतलब उसको डिसमेंटल किया गया है लगातार बाय वेरियस गवर्नमेंट्स, तो उससे मतलब आज जीने का अधिकार ही लोगों के पास नहीं बचा है। तो ये सारी चीजें मतलब स्ट्रगल्स को आई थिंक हमें साथ में लाके और ज्यादा संवाद के साथ और ज्यादा लोग एक दूसरे की साथ मिलकर लड़ने की और आगे बढ़ने की जरूरत है। शुक्रिया दर्शा। अब अगर साथ निहाल थोड़ा इस पर अपनी बात रखे 2 से 4 मिनट में। मुझे नहीं पता, मैं भी आई डोंट हैव क्लियर विजन की क्या होना चाहिए, क्योंकि लड़ाई हर लेवल पे चल रही है, हर जगह पे चल रही है, हर कोई अपनी लड़ाई लड़ रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि हमें रास्ता अगर
पिछले दिनों में कुछ लोगों ने दिखाया तो वो है किसानों ने, वो शाहीन बाग की हमारी माओं ने, बहनों ने एंटी सीए प्रोटेस्ट में, या फिर जो स्टूडेंट्स का एजुटेशन चला उसने। तो हमें लगता है कि मुझे तो भी लगता है कि इस तरह के आंदोलन और मजबूत होने चाहिए, आगे आने चाहिए, ये राष्ट्रीय लेवल पे ये बढ़ने चाहिए, सिर्फ ये किसी पार्ट से अटके हुए ना पड़े। हम देख रहे हैं कि रोहित वेमुला के वक्त से जो आंदोलन चलते आ रहे हैं उनको किसी ना किसी तरीके से क्रश किया जाता है या फिर रोका जाता है, और जेलों का डर भी बहुत बना दिया गया है। तो सब्जेक्ट टू नताशा's ओपिनियन ऑन दिस, मुझे लगता है हमें जेल के बारे में का डर निकाल देना चाहिए। कुछ सालों पहले एक आदिवासी साथी से मुलाकात हुई थी जिन्होंने कहा था कि इन सरकारों ने अपने जेलों की दीवारें बड़ी कर लेनी चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि एक दिन इन्होंने हमें जेल में ही डालना है। तो अगर हमारी लड़ाई जंग जो भी है इसका अंत अगर जेलों से ही होना है और उसका विजय भी जेलों में ही है, तो मुझे लगता है हमने वो तैयारी मन में बना के लेनी चाहिए। एक दूसरी बात, थोड़ा सा जो मूवमेंट्स है, सोशल मूवमेंट्स है, वो कम पड़ जाती है कोर्टों की लड़ाई में। और हमने देखा कि एक टाइम था जब हमारे भी सीनियर्स बताते हैं कि हर लॉ स्टूडेंट किसी ना किसी संगठन के साथ जुड़ा होता था। अब जिस तरह से ये हुआ है कि लॉ स्कूल्स ना रह के, लॉ कॉलेजेस ना रह के अभी वो बिजनेस स्कूल बन गए हैं। एक स्टूडेंट साल भरे में 12 एग्जाम देता है, 24 थीसिस सबमिट करता है। उसको सांस लेने का भी वक्त नहीं है, वो सोशल मूवमेंट्स में तो है ही नहीं, उसका तो कोई सवाल ही नहीं है, और उसके बाद में वो निकलता है तो ही ओनली वांट्स टू मिंट मनी। तो हमें सामाजिक संगठनों को, सोशल वर्क, सोशल फील्ड में काम करने वाले लोगों को सोशल माइंडसेट की वकालत का इम्पोर्टेंस समझना जरूरी है। हमें वो झोला छाप वकीलों की जरूरत है जो नारे देने के लिए भी साथ में हो और कोर्ट में आर्ग्यू करने के लिए भी उतने ही ताकतवर हो। तो इन दो चीजों पे हमें लड़ते रहना चाहिए। जीत तो हमेशा जनता की हुई है, अब की बार भी होगी और बहुत खूबसूरत होगी। थैंक यू। शुक्रिया निहाल, ये बहुत अच्छे से उन्होंने आखिरी जो बोला, शायद उसके आगे और कुछ बोलने की जरूरत नहीं, कि जीत शायद बहुत खूबसूरत होगी और होनी ही है। इस पर मायशा ने तो कुछ बात रखी अपने वक्तव्य में, अगर वो कुछ और जोड़ना चाहें कि हम लोग कैसे और थोड़ा युवाओं को, खास करके अगर देखें तो शायद ये जो 20 से 30 साल की जो उम्र के जो युवा हैं उनको कैसे और जोड़ सके, जो शायद मायशा के साथी लोग की उन्होंने बात की, कैसे शायद उनको खुद परेशानी हुई, कई साथियों ने उनको किस प्रकार इस पूरी प्रक्रिया के बाद व्यवहार किया, तो उस परिप्रेक्ष्य में वे कैसे देखते हैं कि ये जो उम्र के युवा है वो कैसे इसमें, इस लड़ाई में जुड़ सकते हैं, आगे आ सकते हैं। जी मायशा। आ रही है मेरी आवाज? हाँ आ रही है। हाँ, इसमें ज्यादा कुछ तो नहीं कहना क्योंकि सारों ने कह दिया है वैसे तो, पर एक चीज है कि जब अन्याय होता है, इनजस्टिस जो होता है, उसको हमें समझने के लिए किसी पॉलिटिकल व्यू की जरूरत नहीं पड़ती है। तो मुझे लगता है जो हमारे उम्र के जो है या जो मेरे से भी छोटे हैं, उनको ये सारी चीजें जब वो न्यूज में देखते होंगे, और भी सारे जो स्कूल के हैं, जैसे मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो कि मेरे से काफी छोटे हैं, तो उनको भी ये सारी चीजें समझ में आती है, इवन दो वो पॉलिटिकल बैकग्राउंड से नहीं होते, क्योंकि अब इतना ज्यादा वो चीज बढ़ गया है। अगर आप इसी केस के बारे में मैं अगर उनसे बात करूं कि ये हुआ है, तो उनको ये चीज काफी ज्यादा क्लियरली समझ में आती है कि ये गलत हुआ है बहुत ज्यादा। पर अगर आप बात करें कि ये चीज कैसे लोगों तक पहुंचानी है और कैसे इस मूवमेंट को आगे बढ़ाना चाहिए और कैसे
लोगों को साथ में रखना चाहिए, तो मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा मुश्किल सवाल है और इसका जवाब जो है वो भी थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि लोगों को जोड़ना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि उनके अलग अलग व्यूज होते हैं, अलग अलग उनके थॉट प्रोसेस होते हैं, जो मैं सोचती हूँ शायद सामने वाला नहीं सोच पाता है उस तरीके से। तो उसके लिए अभी फिलहाल तो मेरे पास कुछ नहीं है, बट स्टिल मैं कुछ सोच के जरूर बता दूंगी। थैंक यू। बहुत शुक्रिया। एक बहुत आपने महत्वपूर्ण बात कही जो I'll just repeat it in English and Hindi, that अन्याय को समझने के लिए शायद राजनीतिक कोई स्पेसिफिक राजनीतिक विचारधारा की जरूरत नहीं होती है। Basically, we don't need to be aligned with any particular political ideology to understand the basic question of injustice, which I think is a very important point. Moving forward, अब अगर कोई साथी, अगर कई साथियों ने सवाल तो रखे थे शायद चैट बॉक्स में, लेकिन वो सारा ऊपर चल रही है, तो अगर समय कम है तो अगर अगला 5 से 7 मिनट हम लोग कुछ सवाल ले सके और आयोजक साथियों में अगर कोई 1-2 सवाल को सामने ला सकें कि क्या सवाल पूछे गए हैं। मुझे लगता है ऐसे कोई सवाल जो है वो फेसबुक लाइव पर या जूम पर आए नहीं है, लेकिन अभी क्योंकि 5-6 मिनट का ये खुला सत्र है तो किसी भी साथी के किसी भी जो आज हमारे साथ वक्ता जुड़े हैं उनके लिए कोई भी सवाल है तो वो अभी पूछ सकते हैं। शिवनारायण भाई ने हाथ उठाया था। अच्छा, जी प्लीज जी। पूछे। जिन्होंने हाथ उठाया था, सॉरी वो दिख नहीं रहा। Anjali, check if he's able to unmute himself. Yeah, 1 second. या और कोई साथी भी अगर तब तक मैं कुछ कहूं? हाँ, मैं शिवनारायण जी। मेरी आवाज सुन रहे हैं ना? हाँ जी बताइए। हाँ मैं बोलूं। देखिए, एक होती है मशीन को अगर आप नई नई मशीन आती है, आप उस इस्तेमाल करते हैं, उस पे उत्पादन लेते हैं, अगर आपके पास उस माल को यानी मैन्युफैक्चरिंग करके उस माल को बेचने की क्षमता नहीं है या बेचने का वो नहीं है रास्ता, तो इस मशीन से निकलने वाला माल तो निकलेगा मगर बाद में वो कचरे में जाएगा, या मशीन का उपयोग हम नहीं करेंगे तो वो जंग खा जाएगा। वैसे हमारे युवा जो है वो उनके पास बहुत सारी ऊर्जा है, लेकिन वो ऊर्जा का इस्तेमाल सही दिशा में ना हो पाए, मतलब एक मिल नहीं पा रहे, जो जिस ढंग से करना चाहिए वो इस्तेमाल नहीं हो पाएगा, तो उसका इस्तेमाल में क्या होगा कि वो बेचारे ठंडे होकर बैठ जाएंगे। तो हमें यहाँ पर उन लोगों का इस्तेमाल करना चाहिए जो अनुभवी लोग हैं, सहारा लेकर हम इस मूवमेंट को, जो मूवमेंट जो अच्छे देश के भलाई के लिए हो, देश की उन्नति के लिए हो, और जो गलत हो रहा है उसको रोकने के लिए हो, तो उनका सहारा लेकर हम इस मूवमेंट को बहुत अच्छे से बढ़ा सकते हैं। जैसे एक मैं छोटी सी बात करता हूं आपको कि कैमरा लगा है तो आप समझ लीजिए 90% अपराध वहीं पे कम हो जाएंगे, क्योंकि 90% अपराध कौन कर रहा है? वो लोग कर रहे हैं जो जिन्हें मौका मिलता है, जिन्हें समझ में आता है कि नहीं कोई मेरे को देख नहीं रहा है, जो एक्चुअली अपराधी नहीं है, लेकिन वो उनको मौका मिला, उन्होंने अपराध किया। तो हमें वो कैमरा बनना है। कैमरा क्या होता है? आप समझ लीजिए हमारे देश में मीडिया अगर ईमानदारी से काम करे तो 90% अपराध वहीं खत्म हो सकते हैं, मगर मीडिया नहीं कर रहा है। हम लोग मीडिया बन सकते हैं अगर हम इस टाइप के काम को कंट्रोल करें। अभी देखिए जो अभी स्वामी जी के साथ हुआ, ऐसे कितने ही परिवार हमारे देश में जो फ्रंट लाइन में नहीं है, जो दिखाई नहीं दे रहे। अभी हमारे पास एक मैटर चल रहा है जिसके ऊपर जी थोड़ा सा जल्दी कंक्लूड करेंगे प्लीज, समय कम है जी। हाँ सवाल तो को पूछ लें। हाँ, तो यही चीज हमारी मुख्य चीज है कि हमें मॉनिटरिंग सिस्टम कुछ ऐसा बनाना होगा जिससे क्या बोलते हैं इन लोगों को कंट्रोल किया जाए, मतलब हम कैमरे के रूप में काम कर जाए
और जितना भी भ्रष्टाचार है आपने आप खत्म होता चला जाएगा। तो उस चीज को हम लोगों को वो करना है। अभी मृणाल जी है, जैसे उनके साथ हमारी बातचीत हुई थी, इन लोग कुछ लोग मिल करके अगर कुछ ऐसा काम कर सकते हैं तो हम लोग बहुत बढ़िया रिजल्ट दे सकते हैं। और ये जो हो रहा है, सुधा अग्रवाल जी अंदर है, या जैसे कई लोग हैं, जैसे अभी हमारे सामने चलते अपने गांधी जी थे, भरत गांधी जी, उनको नागालैंड की जेल में बंद कर दिया गया था, 2 लोगों को किडनैप कर लिया, ऐसा बहुत कुछ है। ठीक है जी, थोड़ा कंक्लूड कर दें। जी कम है, हम ज्यादा नहीं बोल सकते, बस जितना था बोल दी। ओके, थैंक जी, शुक्रिया आपके वक्तव्य के लिए। और भी कोई सवाल है तो साथी पूछे। बस इसमें 2 बातें जोड़ देंगे, बाकी साथी भी जोड़े कि शायद मतलब आज समय नहीं है, बट ये तो व्यापक चर्चा का विषय है। अब जैसे अगर युवाओं को मशीन बोल रहे हैं तो शायद इस पे एक व्यापक चर्चा होनी है कि मशीन है कि नहीं है। और दूसरा, शायद युवाओं के मुद्दों को अनुभवी लोग करेंगे, शायद इस पर भी व्यापक चर्चा का विषय है। तो समय इस पे कम है, तो शायद अभी ये चर्चा ना हो सके। और कोई साथी अगर अपने कोई सवाल है वो अगर रखना चाहें, समय कम है, नहीं तो सभी साथी अपना वक्तव्य जरूर रखते, लेकिन अगर इसलिए कोई साथी सवाल अगर कुछ पूछना चाहे। जी, कुछ साथियों ने हाथ उठाया है, और खास करके अगर युवा साथी पूछें, चूंकि युवाओं का सत्र है। जी, Hi, I'm Faridun Bhujwala. Can you hear me? yeah, please. Okay, so my question is, what is the systematic approach or organized outreach, and what work are we doing to change this? Because I mean, just all these movements are happening parallelly, but there's nothing strong enough to bring down the UPA or change it. Because what happens when the attention and the anger and the rage dies down, there'll be more wrongs being done, and that will take place, and the rest get, forgotten away. So I mean, it's been like now 2 years, 3 years, people have been locked up, and it's only people who are working consistently know what's happening. Other people, my neighbors, people who are like my peer, they had the audacity to ask me, who was Stanley? What happened to him? I said, where are you all? Where are you all living? So we need this outreach to be much stronger. So what is in place to make it? So my question is, what is in place to make it stronger approach for the UAP to be repealed? What happens when the anger and the rage dies down? The distractions are going to keep coming. So anyone has an answer to that, or maybe we can think along that. I've said my piece. थैंक यू। बस संक्षेप में हिंदी में बता दें, इनका सवाल है कि जी शुक्रिया, थैंक यू। इनका सवाल है कि इस तरह का कोई अलग अलग आंदोलन चल रहे हैं, कोई व्यवस्थागत तरीका है कि नहीं कि हम लोग इस मुद्दे को और कैसे व्यापकता से आगे बढ़ाएं। और समय कम है, तो हम लोग अगर 1-2 साथी का सवाल ले, अगर आयोजक साथी थोड़ा देखे, जो युवा साथी है खास करके, मैं अनुरोध करूंगा अगर अन्य साथियों का सवाल है तो वो चैट बॉक्स में डालें। 1-2 अगर युवा साथी अपनी बात रखे, आयोजक अगर इसको देखे कौन अपनी बात रखना चाहते हैं। सवाल अरे मैं अपनी बात रखना चाह रहा हूँ, आप सुन रहे हो? हाँ अभय जी, मगर बिल्कुल देखिए समय कम है, तो आधा मिनट में आप बता दीजिए। मैं ये बोल रहा हूँ कि जितने सारे मूवमेंट्स होते हैं इंडिया में, ठीक है, वो सारे मूवमेंट का रिजल्ट ओरिएंटेड कुछ प्रोसेस रहता ही नहीं है। तो मेरे हिसाब से रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोसेस अगर करनी है तो पार्लियामेंट से होती है, और पार्लियामेंट जाने की जब बात आती है तो तुम लोग हाथ खड़े कर देते हो। भाई जहां से लॉ बनते हैं, जहां से पॉलिसी मेकिंग होती है, वहां पे जाओ ना। अब हमने क्या एक छोटा सा एग्जांपल बताते, तुरंत में नागपुर में आरएसएस का हेडक्वार्टर है, सारा आरएसएस का जो भी फ्लोइंग प्रोसेस है नागपुर से होता है। आज नागपुर में जेडपी का जो पंचायत का जो हॉल रहता है, वहां पे सारे आरएसएस के महापुरुषों के पिक्चर लगाए रहते हैं। तो हमने वहां पे इलेक्शन इतना जबरदस्त तरीके से किया कि आज वहां पे बीजेपी पावर में नहीं है, सारे पोस्टर वोटर हटा दिए, सब लोगों को खुला कर दिया। वो ये होता है ड्रास्टिक चेंज, ये होता है प्रोडक्टिव चेंज। 4 झंडे उठाओ, बैनरबाजी करो से कुछ नहीं होता। पॉलिसी होती है पार्लियामेंट से, असेंबली से। वहां पे नए नए लोगों को जिनको सुधार करनी है, उनके ऊपर उनके पीछे खड़े रहो और आगे चलो, बस। बाकी टाइम पास में कोई इंटरेस्ट नहीं। शुक्रिया अभय जी, शुक्रिया। समय कम है, आगे बढ़ते हैं। तो एक इन्होंने महत्वपूर्ण बिंदु को रखा है कि राजनीतिक प्रक्रियाओं में भी और पार्लियामेंट्री
व्यवस्था जो है उसमें भी युवा कैसे आ सकते हैं और शायद नीतिगत बदलाव में उस तरीके से जुड़ के कैसे आगे बदलाव की ओर बढ़ सकते हैं। जी, एक आखिरी सवाल लेंगे, माफ कीजिएगा समय नहीं है, और फिर अगर एक दो जो बातें आई हैं उस पे अगर कोई अपना बात रखना चाहे। आखिरी सवाल आयोजक अगर किसी साथी को जो भी हैं युवा साथी अगर वो सवाल रखना चाहें। हाँ, दो साथी है तो बिल्कुल 30 सेकंड में मृणाल जी और लाल प्रकाश जी बोले अपनी बात। मृणाल पहले लाल प्रकाश जी बोले क्या, क्योंकि आपने पिछले युवा इनॉग्रल में भी आपने बात रखा था। सो लेट अस प्लीज हैव लाल प्रकाश जी। हेलो, मेरी आवाज जा रही है? जी जी, संक्षिप्त में मेरा एक बोलिए। बहुत छोटा सा सवाल है, एकदम छोटा सा सवाल है। सवाल मेरा ये है कि जब राजसत्ता वर्गीय होती है, कोई भी दुनिया की राजसत्ता तो दूसरा जो वर्ग है, जो शासित वर्ग है, जब भी वो विरोध करेगा, अपने हक की लड़ाई लड़ेगा, तो जाहिर सी बात है उसका दमन होता है। तो ऐसे दौर में जब राजसत्ता ही वर्गीय है, तो हम दूसरे के हक की लड़ाई की बात कैसे कर सकते हैं? या तो हम किसी क्रांति के द्वारा या शक्ति के द्वारा उस वर्गीय राजसत्ता को ही बदल दें। तो ये कैसे संभव हो सकता है कि जब राजसत्ता वर्गीय हो और दूसरा जिसकी राजसत्ता हो, जिसके हाथ में पूरी शासन व्यवस्था हो, शक्ति हो, तो वो कैसे उसमें दूसरे व्यक्ति कैसे अपने अधिकार की बात कर सकता है? मैं बस इतना उसको थोड़ा सा डिफाइन कर लीजिए। जी शुक्रिया। तो हमारे वक्ता साथी अभी जो दो तीन बातें आई और एक दो सवाल भी हैं, अगर तीनों साथियों में से कोई भी इन पर अगर अपनी बात संक्षिप्त में रखना चाहें। सिराज, और एक दो सवाल है चैट बॉक्स में, वो भी बता दूं क्या? जी जरूर बताइए ना। हाँ, एक सवाल यहाँ पे ये है कि ये करण दलवी ने पूछा है, क्वेश्चन टू मिस्टर निहाल सिंह, डज वेल्थ, कास्ट, क्लास, स्टेटस प्ले अ रोल in how quickly under trials get bail under UAPA? If yes, what can we do to come together and make sure that those without any influence can also get bail quicker? ये एक सवाल है, और दूसरा भी जल्दी से बता देती हूँ। हाँ, एक दूसरा सवाल यहाँ पे आया है, उन्होंने बोला है, जय भीम, रिस्पेक्ट एंड सॉलिडारिटी टू ऑल द स्पीकर्स, Natasha and Nihal Singh, will a deliberate courting of arrest in large numbers be an impactful tool to overturn UAPA? Is it time to give that kind of call? UAPA रिपील करने के लिए किस तरह का एक्शन हो सकता है, या इस तरह का एक सवाल भी है। तो बस हाँ, ये सवाल जल्दी से मैं बता देती हूँ। जी, तो अब अगर साथी अपनी बात रखेंगे, निहाल। मैं जो पहला सवाल आया साथी का, उसके बारे में बताना चाहूंगा कि कास्ट, क्लास, जेंडर, ये सभी चीजें क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में बहुत हेवीली रोल प्ले करती है। हाँ, हम कुछ भी कोई भी डेटा निकाल के देख ले, हमें पता चलेगा कि बेल बीट, एक्विटल बीट, कन्विक्शन बीट, अंडर ट्रायल पीरियड, इस सब में इन चीजों का बहुत ज्यादा इम्पैक्ट रहा है। हम देखते हैं कि जो लो कास्ट है, बैकवर्ड क्लासेस से आते हैं, ट्राइबल्स है, उनको क्वालिटी रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलता है, क्वालिटी हियरिंग नहीं मिलती है, जिसके चलते वो जेलों में रहते हैं। क्या किया जाना चाहिए? एज ए सेड, झोला छाप वकील बढ़ाने पड़ेंगे भाई साहब, दूसरा तो कोई रास्ता नहीं दिखता है। एक और साथी का जो बोलना है कि हम जेल भरो आंदोलन करें तो क्या उससे यूएपीए ओवरटर्न होगा। मुझे ये बात याद आती है बाबा साहब की, जिन्होंने कहा था कि नो मैटर हाउ गुड एंड वेल कॉन्स्टिट्यूशन यू राइट, अल्टीमेटली वो लोग जो उसको इम्प्लीमेंट करेंगे उनके ऊपर वो डिपेंड करेगा कि वो कितना अच्छे से चलने वाला है। एंड दैट इज व्हाट वी आर सीइंग कि वही कॉन्स्टिट्यूशन है जिसके इस्तेमाल करके आज हम पे दमन लादा जा रहा है। तो यूएपीए रिपील होने भरे से कुछ नहीं होगा। यूएपीए को मान लो रिपील कर दिया तो कल वो नया एक कानून लेके आएंगे, परसों तीसरा एक कानून लेके आ जाएंगे। मुझे लगता है सब चीजों का मतलब सत्ता में जो बैठे हुए लोग हैं, वहां पे जनता की समर्थन में जन जंगल जमीन की लड़ाई लड़ने वाले लोगों का जाना जरूरी है, और उसके तरफ हमने कूच करने के लिए एक लड़ाई लड़नी चाहिए। और यहाँ जो भी हमारी लड़ाई अभी चल रही है वो चलती रहनी चाहिए और ताकत से बढ़ती रहनी चाहिए।
शुक्रिया। अगर नताशा इस पे कुछ या माइशा कुछ रखना चाहेंगे, और किसी एक साथी का शायद माइक ऑन है, अगर आयोजक साथी वो देख लें कि म्यूट हो जाए बाकियों का। जी जी मैं भी ज्यादा नहीं बोलूंगी, बस I think I'll agree with what Nihal just said, that it is not a fight against just one law, be it UAPA or other laws. It is also about changing and struggling for larger democratic rights and a more democratic political representation. जिसमें जो एक साथी ने बोला था, एक सवाल भी था या शायद टिप्पणी भी थी, ये सारे जो चेंजेस है वो पार्लियामेंट के थ्रू आ सकते हैं, तो हम लोग ज्यादा एनर्जी अपनी वहां क्यों नहीं लगा के आगे बढ़ना चाहिए। तो उसके लिए मैं यही कहूंगी कि मुझे नहीं लगता कि ये दोनों चीजें आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, कि हाँ वो भी एक संघर्ष का जरिया है और इम्पोर्टेंट है उसमें भी पार्टिसिपेट करना, बट उसके साथ साथ जो बाकी जन आंदोलन है उनका भी एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। और जैसे निहाल भी बोल रहे थे कि वो डिपेंड करता है कि किस तरीके से चीजें इम्प्लीमेंट होती हैं। तो जो सत्ता में है उनके ऊपर जो प्रेशर एक बनाने की बात होती है कि वो सारी चीजें जनता के हक में हो, लॉज ऐसे बने, उसका इम्प्लीमेंटेशन उस तरीके से हो, उसका एक बहुत अहम, उसमें एक बहुत अहम भूमिका निभाते हैं अलग अलग जन आंदोलन। तो हमें उनकी भी बहुत जरूरत है और उनको भी मजबूत करने की बहुत जरूरत है। आई थिंक हाँ मैं यही बोलूंगी। और जनरली मतलब यही है कि एक मतलब यूएपीए के अगेंस्ट स्ट्रगल सिर्फ उसको सिर्फ हम उसको नैरोली नहीं देखना चाहिए कि वो सिर्फ एक लॉ के अगेंस्ट स्ट्रगल है। वो स्ट्रगल हमारे देश में पूरे डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करने का स्ट्रगल है, लोगों के कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को स्ट्रेंथन करने का स्ट्रगल है। तो उसको ब्रॉडर स्ट्रगल्स के साथ जोड़ते हुए ही हमें आगे लेके जाना चाहिए। शुक्रिया नताशा। और तो मुझे लगता है कि शायद और भी साथियों का बहुत सवाल होगा, चर्चा शायद कई साथी बोलना चाह रहे थे, लेकिन समय को देखते हुए और जितना समय के लिए इसे रखा गया था, शायद हमें इस चर्चा को अब शायद आगे बढ़ाने की जरूरत है। और शायद मुझे आशा शायद जैसी सोच है कि ये शायद एक श्रृंखला है जिसमें ऐसी चर्चाएं आगे बढ़ती रहेंगी। तो आज जो मुख्यतः चर्चा हुआ, तो एक बहुत महत्वपूर्ण बात आया है जो शायद दोनों साथियों ने रखी, नताशा ने भी रखा, निहाल ने भी रखा, और ये अक्सर चर्चाओं में छूट जाता है और वो चर्चा शहरों तक ही सीमित रहता है और कुछ वर्गों तक ही सीमित रहता है कि ये जो दमनकारी कानून है, चाहे यूएपीए हो, राजद्रोह हो, अन्य कानून, ये अभी चर्चा में कुछ मामलों में आए हैं, लेकिन शायद ये लंबे समय से इस्तेमाल हो रहे हैं, राज्य दमन के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं, एवं इसका उदाहरण शायद बड़े स्पष्ट रूप से झारखंड में दिखता है। और जैसा किसी ने कहा कि स्टैन के बातों को रेफर किया, कि अभी एक छोटा उदाहरण सिर्फ देंगे कि कुछ दिनों पहले आप में से कई साथियों ने सुना होगा कि 12 जून को यहाँ लातेहार एक जिला है जहाँ खेरवार आदिवासी समुदाय वहाँ उस क्षेत्र में है जहाँ ये घटना हुई। वे 13 जून को उनके गांव में एक पर्व था, सरहुल पर्व होता है, और 12 जून को उसका एक और पर्व होता है, नीम सरहुल, जिसमें पारंपरिक रूप से आदिवासी अपने जंगल में जाते हैं, आदिवासी युवक खास करके, और शिकार करते हैं छोटे जानवरों का, और फिर उसको लेकर त्योहार आगे बढ़ता है। ये पारंपरिक रूप से चलते आया है। 12 जून को एक गांव से, आदिवासी पीरी नाम का गांव है, वहां से लोग निकले, घर से निकले, उनका गांव जंगल के बीच में स्थित है, घर से 2 कदम आगे बढ़े, जंगल था सामने, उनके ऊपर गोलियां चलाई गई। चारों तरफ पुलिस थी, सीआरपीएफ था, जैगुआर की टीम थी, कोबरा की टीम थी, गोलियां चलाई गई एवं सब भागे। उन गोली में एक आदिवासी को गोली लगी, वो गिर गए, बाकी भागे। पुलिस आई, ये सुरक्षा बल उसके बाद गोली चलाते हुए आए एवं
उनको उठा के ले गए, नदी किनारे ले गए, उन्हें फिर से गोली मारी और मारा। ये सुबह 8 बजे की घटना है। 11 बजे जो खबर आती है हर तरफ, जो मैसेज सर्कुलेट किया गया पुलिस एवं सीआरपीएफ के द्वारा, जो कई मीडिया चैनल्स में कैरी हुआ, पीरी गांव में एक नक्सल की मौत हुई, 4 बंदूक पाए गए। उसके बाद वहां कुछ मीडिया के साथी वहां पहुंचे, तब ये बात निकली कि ये आदिवासी युवक लगभग 10-11 लोग अपने पारंपरिक शिकार पे निकले थे और उनके पास एक भरतुआ बंदूक होता है, यहाँ स्थानीय भाषाएं बोलते हैं, जिसमें ये स्थानीय छोटे जानवर वगैरह को मारने का इस्तेमाल होता है या अपने खेत से जानवरों को भगाने के लिए इस्तेमाल होता है। वो बंदूक थी, किसी ने गोली नहीं चलाई थी, उधर से सीधा गोली, और इस तरह की कहानी बनी। और उसके बाद जो एफआईआर दर्ज हुआ, एफआईआर में लिखा गया कि हम लोग जा रहे थे, पुलिस ने लिखा कि जा रहे थे, उधर से गोली चली, हमने गोली चलाया, उसको मुठभेड़ का नाम दिया, क्रॉस फायर अंग्रेजी में कहते हैं, एवं फिर लोग भाग गए। फिर हम लोग सर्च ऑपरेशन चलाए तो जंगल में एक मृत मिला, एक डेड बॉडी मिला, जिसका जब शनाख्त किया गया तो वो ब्रह्मदेव सिंह था, उनका नाम ब्रह्मदेव सिंह मिले, जो कि सच्चाई से परे है। और ये बात अब निकली तो कहीं ना कहीं ये एक उदाहरण मैंने इसलिए दिया। और हाँ, ये भी गौर करें कि मृत ब्रह्मदेव सिंह एवं उनके साथ जो 5-6 और युवक थे, उन पर पुलिस ने 307 लगाया, आर्म्स एक्ट लगाया, उन्हीं पर एफआईआर दर्ज किया और उनको पता भी नहीं था। उनको थाने में ले गई, उनसे कई सारे कागज पे साइन ठेपा वगैरह करवाया, उन्हें पता नहीं था। तो ये एक उदाहरण इसलिए दे रहे हैं कि ये, और इसमें यूएपीए 124 और राजद्रोह की भी बात नहीं है, आर्म्स एक्ट भी कैसे इस्तेमाल होता है आदिवासियों को परेशान करने के लिए, उन पर दमन के लिए, ये एक उदाहरण है। और इसी प्रकार से राजद्रोह, यूएपीए भी खूब इस्तेमाल होती है। तो कहीं ना कहीं ये जो कानून है, ये जो दमनकारी कानून है, इसका लंबा इतिहास है और ये होते आया है। जैसे एक और उदाहरण झारखंड के ही ललपनिया बोकारो में है, वहाँ 2014 के बाद काफी आदिवासी युवकों पर फर्जी नक्सलवाद के फर्जी आरोपों पर उन पर यूएपीए लगा है। आधे को पता भी नहीं था कि उन पर यूएपीए नाम का कुछ लगा हुआ है। कोई साल भर से, कोई 1.5 साल से, कोई 2 साल से महिला पुरुष जेल में है और किसी का भी, ये जो व्यक्ति है, इनका माओवादी संगठन से कोई रिश्ता भी नहीं रहा है। तो और ये मुद्दे पर स्टैंड हमेशा संघर्षरत रहे। तो कहीं ना कहीं ये जो लड़ाई है, ये कानूनों का इस्तेमाल लंबे समय से हो रहा है और इसके पीछे भी की जो राजनीति है, वो किस प्रकार कॉर्पोरेट घराने जल जंगल जमीन और सरकार मिलकर जल जंगल जमीन पर करते हैं हमला। इसका एक और उदाहरण था, ये कानून की ही बात हो रही है जो आप सब सुने होंगे। और कहीं ना कहीं ये जो भाजपा के समय कैसे बढ़ती है, पिछली जो भाजपा सरकार थी झारखंड में, उनके दौरान खूंटी में पत्थलगड़ी आंदोलन हुआ, जिसका मुख्य उद्देश्य था कि संवैधानिक अधिकार है आदिवासियों को स्वशासन का और जल जंगल जमीन पे अधिकार का, उसी के आधार पे थी वो। और उसके बाद भयानक दमन हुआ, दंगे चले, गोली चला और 30 एफआईआर हुए, जिसपे कई 100 आदिवासी युवाओं पर खास करके आपका राजद्रोह एवं अन्य धाराएं लगाई गई। एवं अज्ञात में आप सब सुने होंगे, तब वो न्यूज बना था कि 10,000 से भी अधिक अज्ञात में थे, तो आप किसी को भी उठा के ले जाए। तो इस इतिहास में हमें इन कानूनों को समझने की जरूरत है। साथ ही जो दूसरी बात है कि अभी जो सभी की बातों से आई कि कहीं ना कहीं एक कॉमन थ्रेड दिख रहा है, चाहे भीमा कोरेगांव केस हो, दिल्ली का मामला हो, अन्य जगह है, कॉमन थ्रेड दिख रहा है। थ्रेड क्या है? थ्रेड ये है कि जो लोग, बुद्धिजीवी, पत्रकार, छात्र, वकील, जो भी केंद्र सरकार की जन विरोधी नीतियों पर सवाल कर रहे हैं, उनको स्पष्ट रूप से टारगेट किया जा रहा है, 1 नंबर। दूसरा, जो बात थोड़ी सी आई, मैं उसमें जोड़ना चाहूंगा, एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है, एक कहानी गढ़ने की कोशिश की जा रही है कि हमारे बीच में, समाज में ही दुश्मन है, इंटरनल एनिमी है, टेररिस्ट है। जो सवाल, और यही इसके आधार पे मोबिलाइज करने की कोशिश हो रही है कि देखिए,
एक ये राष्ट्र विरोधी है, हमारे अंदर ही ऐसे लोग हैं, और ये नैरेटिव बिल्ड हो रहा है, चाहे आप भीमा कोरेगांव का देखें या इस तरह से वो कहानी रची गई है। इसके माध्यम से डर बैठाना जा रहा है, और जो बड़ा इसका जो प्रोजेक्ट है, जो कुछ बातों से आई कि एक हिंदुत्व आधारित एक फासीवादी राज्य बनाने की एक परिकल्पना है, जिस पर ये उस ओर जा रही है। और इसके लिए शायद ये जो दमनकारी कानून है अब एक बड़े रूप से हथियार बन चुकी है। पहले भी कानून थे, पहले भी लगे हैं। आज एक उदाहरण देंगे, आज जो यहाँ पे कार्यक्रम था स्टैन का स्मृति और प्रतिवाद सभा, उसमें दयामनी बारला, आप सब जानते होंगे शायद, दयामनी दीदी ने एक बहुत सुंदर बात कही कि झारखंड में सबने लंबा इतिहास है जल जंगल जमीन पर आंदोलन का, इनको बचाने के आंदोलन का। कोयलकारो आंदोलन है, नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज विरोधी आंदोलन है, लेकिन किसी ने कभी 1967 में बने हुए यूएपीए का नाम तक नहीं सुना था। और ये 2014 के बाद ये सबको अब यूएपीए तो कहीं ना कहीं इसका इस्तेमाल बढ़ रहा है। और आंकड़ों पे हम नहीं जाएंगे, समय नहीं है, आंकड़े भी दर्शाते हैं कि 2014 के बाद चाहे राजद्रोह के मामले हो, यूएपीए के मामले हो, कैसे बढ़े हैं, खास करके भाजपा शासित राज्यों में बढ़े हैं। आपके ये जो आंदोलन चला, लोकतांत्रिक आंदोलन चला सीए एनआरसी के विरुद्ध, उसके ठीक बाद किस तरह से बढ़ा है ये सबके सामने स्पष्ट है। तो इस परिप्रेक्ष्य में अब आगे बढ़ने के लिए कई साथियों ने कई सुझाव दिए, जिसमें मूल एक बात है जो चूंकि आज हम लोग स्टैन से शुरू किए हैं, तो हम स्टैन की एक बात को यहाँ दोहराना चाहेंगे कि स्टैन एक ऐसे व्यक्ति थे जो हमेशा कोशिश किए कि सब कोई साथ आए, सभी आंदोलन, सभी जन संगठन, सभी सामाजिक कार्यकर्ता साथ आए, एक दूसरे का मदद करे। और यही सोच था, जब ये जो बगीचा का आप नाम सुनते हैं, वैसा ही एक सेंटर का परिकल्पना है, और वैसी ही कोशिश वो हमेशा करते गए। अपने आखिरी दिनों तक रांची में जब वो रहे, वो यही कोशिश करते गए और अपने मूल्यों पर और अपने प्रिंसिपल पर आखिरी तक वो टिके रहे, जैसा हम सब देखे हैं। उन्होंने जेल से भी जिस प्रकार के कविताएं लिखी, उससे स्पष्ट है कि शायद उनका शरीर टूटा, लेकिन उनकी हिम्मत और उनकी सोच में शायद इतनी भी फर्क नहीं आई थी। तो इस चीज से शायद हम लोग को अब सीख लेने की जरूरत है। और जो सभी साथियों ने कहा कि एक दूसरे से सीखते हुए, आंदोलनों को जोड़ते हुए आगे बढ़ने की अब जरूरत है, और ये हो रहा है। शायद इसको और व्यापक बनाने की आवश्यकता है। साथ में कई सारे और सुझाव आए हैं, और इसी में ही है कि जैसे अभी जो किसानों का आंदोलन है, शाहीन बाग का आंदोलन है, तो कोर्ट के लड़ाई के साथ साथ ये आंदोलन पे भी को जोड़ने की जरूरत है। और बहुत अच्छी एक बात निहाल ने जो कही, और वो मैं अपने अनुभव से कहता हूँ कि झारखंड में हर दिन शायद वो महसूस होता है कि झोला छाप वकीलों की आवश्यकता है। आपका ही टर्म मैं यूज कर रहा हूँ। रोज ये महसूस होता है, और कई साथी हैं जो मदद करते हैं, और उनके वजह से कई बातें आती हैं। और साथियों की आवश्यकता है, और ये बढ़ेगा, यही उम्मीद है। एक जो पायशा ने कहा कि ये सभी युवाओं को सीखने समझने की बात है कि अन्याय, इनजस्टिस को समझने के लिए किसी राजनीतिक पर्टिकुलर विचारधारा से जुड़ा होने की जरूरत नहीं है। आप फलाना पार्टी से हैं, या फलाना सोच रखते हैं, या इधर के हैं कि उधर के हैं, इस तरह का कुछ जरूरत नहीं है। अन्याय होता है, तो ये शायद इसको बढ़ाने की जरूरत है। और आगे जब हम सब बढ़ें तो इस बात को आगे ले जाने की जरूरत है। बातें तो और भी हैं, लेकिन समय कम है, तो मैं यहीं पे अपनी बातों को समाप्त करता हूं। और आयोजक साथी अगर कुछ और बातों को जोड़ना चाहे जो छूट गया हो, कृपया इसको जोड़े। और
विदिशा अगर अब बातों को आगे शायद वो ले जाएंगी, प्लीज। विदिशा की जगह मैं बात रख रही हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे साथ जितने भी वक्ता जुड़े, नताशा, महेशा, निहाल जी और सिराज, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जिस तरीके से पूरे सत्र को चलाया है और अलग अलग मुद्दों को बांधा है युवाओं के एक नजरिए से। साथ ही आज जूम पर और फेसबुक लाइव पर भी जो हमारे साथ जितने भी साथी जुड़े हैं उन सबका भी धन्यवाद। वैसे निहाल ने सिराज ने लास्ट में पूरे सत्र को कंक्लूड करते हुए काफी अच्छे से बात रखी है। बस मैं 2-3 लाइंस में और ये कहना चाह रही थी कि आज के समय में जहाँ पर मतलब पूरे देश भर में ही छोटे छोटे जगहों से लेकर मेट्रो सिटीज हो, हर जगह पर जो युवा साथी हैं उनकी किसी ना किसी तरीके से, चाहे वो व्यक्तिगत रूप से हो या आंदोलनों में जुड़कर, हर मुद्दे पर भागीदारी रही है और अभी चलती आ रही है। युवा जो हैं अलग अलग जगहों पे ऑर्गेनाइज हो रहे हैं और जो संविधान से जुड़े हुए मुद्दे हैं, चाहे वो डेमोक्रेसी को बचाने की बात हो, आज के समय में हर जगह जो है युवा बाहर निकल कर आ रहे हैं और बहुत ही मतलब एक विजिबिलिटी है युवाओं की। ऐसे में जहाँ पे जब नताशा, देवांगना और आसिफ जैसे जो साथी हैं वो बेल पर रिलीज होते हैं और एक हिम्मत मिलती है हमें कि जो लड़ाई मतलब चल रही है ऐसे कोरोना के टाइम में भी, घर पे बैठे या सोशल मीडिया के माध्यम से या सड़कों पर उतरकर, तभी जब गुलफिशा जैसे साथी या उमर खालिद जैसे साथी या महेश राउत जो साथी अभी भी जेल में हैं, उनकी लड़ाई को, उनके रिलीज और उन पे जो भी आरोप लगे हैं, ये जो पूरा यूएपीए का जो खेल देश में आज के समय पे रचा जा रहा है, तो उस लड़ाई को भी मजबूत करने की कहीं ना कहीं हमें हिम्मत मिलती है। वहीं पे मैं बस एक ये पॉइंट भी जोड़ना चाह रही थी जो शायद सिराज ने कवर किया भी, कि ये जो पूरा युवा संवाद के तहत हम जो आज का हमारा सत्र था, उसमें शायद हम उन साथियों तक तो पहुंच पाए जो शायद सोशल मीडिया की वजह से हम एक दूसरे को जानते हैं या मिले हैं, या हम कहीं ना कहीं किन्हीं आंदोलनों में एक दूसरे के साथ काम किया है, और हम जानते हैं कि इन साथियों के ऊपर यूएपीए के चार्जेस लगे हैं। लेकिन छत्तीसगढ़, झारखंड जैसे आदिवासी क्षेत्रों में ऐसे कई युवा साथी हैं, आदिवासी युवा साथी, जिन पर जैसे सिराज ने भी बताया कि कई जगह ऐसा भी है कि यूएपीए के चार्जेस लगे हैं पर पता नहीं। ऐसे कितने युवा साथी हैं जिन पर यूएपीए के चार्जेस हैं, जेल में हैं, शायद कार्यवाही चल भी नहीं रही है क्योंकि वो रिसोर्सेज उन युवा साथियों के पास नहीं जो हम जो थोड़े प्रिविलेज एक सेक्शन से आते हैं उनके पास है एक्सेस। तो इस तरीके का जो एक युवा संवाद का प्लेटफॉर्म है, मतलब उसको हम किस तरीके से एक युवाओं का एक कम्युनिटी बनाने के लिए, एक सपोर्ट और सॉलिडारिटी की कम्युनिटी बनाने के लिए, एक दूसरे के जो संघर्ष हैं, जो मुद्दे हैं, उनको समझने के लिए कि किनसे वो गुजर रहे हैं और उनमें हम कैसे एक मतलब सार्थक रूप से अपनी भागीदारी दे सकते हैं या जुड़ सकते हैं। या जैसे मायशा ने कहा कि मतलब वो बात मुझे लगी जब मायशा ने कहा कि उनके कुछ साथी हैं जो खुद शायद पॉलिटिकल मुद्दों से जुड़े हुए हैं, लेकिन जब सुधा भारद्वाज जो है उनका अरेस्ट हुआ तो उन्होंने दोस्ती तोड़ दी। तो मतलब ऐसे समय में हमारा जो युवाओं का एक समुदाय है वो कैसे एक दूसरे के लिए खड़ा हो सकता है, उस पर भी हमें चर्चा करनी चाहिए। और जो ये चर्चाएं हो रही हैं उसमें खुद के मन में भी एक मंथन होना चाहिए, क्योंकि शायद आज का समय जहां पर ऐसी चित्र जो है हमारे सामने आते हैं जहां पर एक युवा साथी बंदूक लेकर दूसरे युवाओं के सामने खड़ा है और वो आज आजाद घूम रहा है, वहीं पर ऐसे युवा साथी भी हमारे बीच में हैं जो शायद सिर्फ मुट्ठी उठाकर नारे लगा रहे थे और वो यूएपीए के चार्जेस के तहत अंदर जेल में हैं। तो कैसे ऐसे दौर में हम शायद, जो एक कहावत है कि एक उंगली को तोड़ा जा सकता है लेकिन जब वो मुट्ठी बन जाती है तो
उसकी मजबूती बढ़ जाती है। लेकिन अगर अब मुट्ठी पर भी वार हो रहा है तो कैसे हम देश भर के सारे युवा साथी अपनी मुट्ठी उठाएं। और देखते हैं जो अभी जेल भरो आंदोलन का एक सुझाव भी आ रहा था कि किन किन पर वो यूएपीए के चार्जेस लगाएंगे। तो इस तरीके की जो एक सॉलिडारिटी की जरूरत है आज के समय में, एक दूसरे के लिए खड़े होने की जरूरत है, उस पर भी चर्चा होने की बहुत आवश्यकता है। आज का जो सत्र है वो हमारा जो इस जुलाई महीने में जो एक पूरा जुलाई का एक थीम है यंग पीपल्स पॉलिटिकल परसिक्यूशन एंड रेजिस्टेंस, जिसको हम एक कैंपेन मोड में युवा संवाद की जो ये प्रक्रिया है उसमें चलाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसका आज पहला भाग था, जिसके तहत हमने ड्रैकोनियन लॉज एंड यूथ जो है इशू कवर किया था। अब 3 और इसी मुद्दे के तहत और इश्यूज कवर होने हैं अगले जो गुरुवार आने वाले हैं उनमें। तो 15 जुलाई को प्रेजेंट कंडीशंस एंड यंग पीपल को लेकर एक सत्र है जिसमें भी कुछ युवा साथी हमारे साथ में जुड़ेंगे। 22 जुलाई थर्सडे को टारगेटेड इनकार्सरेशन एंड परसिक्यूशन पर एक सत्र है जिसमें कुछ युवा साथी जुड़ेंगे। और 29 जुलाई को हमारे साथ में इनकार्सरेशन एंड परसिक्यूशन ऑफ यूथ इन डाइवर्स मूवमेंट्स अक्रॉस इंडिया एंड आवर रेजिस्टेंसेस, वो हमारा आखिरी सत्र होगा। लेकिन ये जो पूरा महीना है इसको हम किस तरीके से युवा साथियों का राजनीतिक उत्पीड़न होता है और उनका क्या प्रतिरोध है उस पर चला रहे हैं। तो इस सेशन को खत्म करते हुए बस मेरी बाकी सारे साथियों से गुजारिश है जो देख भी रहे हैं कि क्योंकि हम इसको एक कैंपेन मोड में भी चला रहे हैं एक दूसरे के संघर्ष और के साथ खड़े होने के लिए, तो कोई भी साथी अगर किसी भी माध्यम से अपना जो प्रोटेस्ट है उसको जाहिर करना चाहें, चाहे वो प्लेकार्ड्स कुछ जो भी युवा साथी जेल में है उनकी रिलीज को डिमांड करते हुए प्लेकार्ड्स लेकर फोटोज अपलोड करके या किसी भी और माध्यम से अपना जो है एक प्रोटेस्ट है वो दर्ज करना चाहें तो सभी साथी जरूर करें। और हमने FB लाइव पर भी कमेंट सेक्शन में जो है हैशटैग्स लिखे हैं, एक हैशटैग है फ्री द यंग, एक है फ्री ऑल पॉलिटिकल प्रिजनर्स, वो भी यूज करें। और इसी के साथ मुझे लगता है आज का सत्र हम यहीं पे खत्म करते हैं। सभी साथियों को जिंदाबाद।